फाउंडेशन के बीच में एकदम ऑनेस्ट वाली बात बताता हूँ, जोड़े बहुत बनते हैं, है ना। और जोड़े वाली बात से तुम सब एक सुंदर सी कन्या उसके पास बैठने लगी और धीरे धीरे भाई थोड़ा थोड़ा मतलब कि पहले हमने देखा कि हाँ धीरे धीरे जवाब कम हुए, क्लास में सवाल कम हुए, उसके साथ बाद में धीरे धीरे क्लास बंक होना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बुलेट पे राइड स्टार्ट हो गई। होना चाहिए, ठीक है। और मोटिवेशन फैक्टर सबके अलग अलग होता है, हर एक इंसान का अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा। मेरा था कि 2 बार फेल हो चुके थे तो लोग मतलब है। अच्छा इंग्लिश भी पढ़ाते थे, इंग्लिश आती है क्या सर को? गुड मॉर्निंग। तो मेरे से तो आप लोगों का कोई ज्यादा इंटरेक्शन रहा नहीं है शायद, यहाँ पे कभी देखा भी नहीं होगा। कहाँ पे? अच्छा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखा है। तो मेरा नाम संजीव खेदड़ है, ठीक है। RS 2018 के अंदर 39वीं रैंक है मेरी, 39th। आपके नोट्स के पीछे होगा, बस बस बस, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मेरी क्या जर्नी रही, ठीक है, कैसे कैसे हमने पढ़ाई की थी, और उसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। तो बीटेक कितने लोग हैं यहाँ पे, ये बताओ पहले। है? अच्छा ऐसा है क्या? तो जान गए। तो पहले मेरी कुछ जर्नी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे हमने तैयारी स्टार्ट की थी, कहाँ से और फिर कैसे कैसे चले थे। तो 2016 के अंदर मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी, ठीक है। ये SKIT कॉलेज का नाम सुना है क्या? है ना, वहाँ से 2016 के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर है क्या कोई यहाँ पे? 1 भाई 2 3 4 5, अच्छा चेंज कर ली थी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2016 के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ था, और उसके बाद में उस टाइम एक क्रेज चल रहा था कि स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, ठीक है, कि मतलब पैसा कमाएंगे। तो हमको भी वो चस्का लगा था कि स्टार्टअप करेंगे, पैसा कमाएंगे। लिटरली दिसंबर 2017 तक मुझे ये नहीं पता था कि RS मतलब क्या होता है और क्या मतलब उसके पावर्स हैं। मतलब RS बस ठीक है, एक RS का पता था, RS करके कोई डेजिग्नेशन होता है, कोई पोस्ट होती है, और तब तक कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे उसकी तैयारी होती है, क्या होता है। लोगों से सुना था बहुत टफ होता है। मेरे कोई एक दूर के रिलेशन में जीजा जी हैं, वो कई सालों से दे रहे थे, 15-20 साल से। तो उनको देखता था तो मुझे लगा यार ये वो टीचर है, तो मुझे लगा कि नहीं पता नहीं कई सालों से दे रहे हैं तो बहुत ही कोई टफ काम होता होगा, और अपने बस की बात नहीं है, ठीक है। 10th क्लास के अंदर मतलब मेरी स्कूलिंग, वैसे मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, और स्कूलिंग वगैरह मेरी चित्तौड़ से हुई है, चित्तौड़ में ही है घर वगैरह, तो झुंझुनू जाते रहते हैं। वैसे आदत छूटती नहीं है, आदमी जहाँ से पैदा होता है वो वाली आदतें रहती है, ठीक है। झुंझुनू से है क्या कोई यहाँ पे? है? अच्छा दिग्विजय सर भी। तो 10th क्लास के अंदर स्कूलिंग हुई थी मेरी 2009 के अंदर। तो 10th क्लास में बाद में क्या होता है कि जब ठीक ठाक परसेंटेज आ जाते तो घर वालों को रहता है, उस टाइम IIT का बड़ा क्रेज था कि IIT कराओ, IIT कराओ। तो 2009 के अंदर जब मतलब 90 कुछ परसेंट थे मेरे 10वीं में, तो घर वालों को आस पड़ोसी ज्यादा चढ़ा देते हैं कि लड़का बहुत होशियार है, इसको IIT कराओ, फिर कोटा भेज देते हैं। तो जब पहली बार जब आप नए नए निकलते हो ना घर से, तो नया नया चस्का लगता है। घर से फ्री, कोई पूछने वाला नहीं है कोटा में क्या कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, DPP कर रहे हो, शीट सोल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो चलता गया। 11वीं 12वीं में खूब मटर गश्ती की वहां पे। 12वीं के अंदर परसेंटेज आए 66। तो घर वालों को थोड़ा सा समझ में आया कि छोरा हाथ से निकल रहा है। तो फिर 13th के अंदर मेरी मम्मी मेरे साथ रहने आ गए कोटा। बोले कि नहीं तू पढ़ नहीं रहा, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब फिर मैंने कहा नहीं मैं खूब पढ़ता था। तो बोलते लग तो नहीं रहा तेरे परसेंटेज से। तो मैंने बोला कि मैं IIT की तैयारी कर रहा था ना, बोर्ड की नहीं कर रहा था। तो फिर अगले साल मम्मी मेरे साथ रहे 13th में। थोड़ा बहुत पढ़ते थे, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते थे। तो ऐसे करके 13वीं भी निकाल ली, 13वीं हो गई वो 12 के बाद। यहाँ पे है क्या कोई वो जो रिपीटर जो वहां गए थे, कोटा गए थे? और तो कहाँ जाएगा भाई। तो ऐसे करके हो गया, ठीक है। 13 में थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, बट बाई लक होता है कि आपको कुछ पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हो तो फर्स्ट पेपर में मेरे ठीक नंबर थे 91 कुछ, सेकंड पेपर में मात्र ही 45 रह गए थे। क्योंकि आप जो आपका पैटर्न होता है ना अटेम्प्ट करने का, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपका RS मेंस के अंदर भी बहुत मैटर करता है। तो तब मेरे को ये चीज समझ में आई थी कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, मतलब कि आपको सोनली आप सक्सीड करते हो या नहीं करते हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फर्स्ट पेपर में मैंने फिजिक्स की थी, बाद में केमिस्ट्री की थी, और तीसरे में मैथ्स की थी। मैथ्स आती नहीं थी। दूसरे में मेरे को लगा कि मैथ्स पहले करते हैं अपन, तो मैथ्स पहले करते रह गए 1.5 घंटे तक, आगे कुछ हुआ नहीं। तो पहले में 91 थे, दूसरे में कुछ 36 ऐसे नंबर रह गए। कट ऑफ से कुछ मतलब ठीक है, जो भी होता है। आपको कहीं जाना नहीं होता, आपको SKIT आना होता, तो आप IIT से यहाँ आ जाते हो। तो यहाँ आ गए। बाद में मोह माया छूट जाती है जब एक बार मेहनत करने के बाद में आदमी के बाद में खूब मटर गश्ती की कॉलेज में 4 साल। जितने भी काम होते हैं ना कॉलेज में इंजीनियरिंग के, ठीक है, वो सारे करते थे। और इंजीनियर्स को अच्छे से पता है कि इंजीनियर्स क्या करते हैं। बट इंजीनियर्स एक रात में पढ़ के पेपर पास भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ NK। तो ऐसे करके बीटेक हो गई कैसे जैसे। तो 16 में जब पास आउट हुए तो फिर लगा कि यार कोई परसेंटेज पढ़ाई लिखाई में तो कुछ है नहीं, तो क्या पता क्या होगा, नौकरी वोकरी तो लगेगी नहीं, तो अपन करते हैं स्टार्टअप। और मैंने किया स्टार्टअप कि पैसा कमाएंगे अब, और कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। तो स्टार्टअप करने लगे। 2 साल मैंने स्टार्टअप किया। यहाँ से स्टार्ट किया था जयपुर से, और मैं बिहार तक गए थे, मैं और एक मेरा एक दोस्त है,
आपको पता होगा शायद। हाँ, कल्पित। ठीक है, तो हम कॉलेज के पहले ईयर से ही साथ हैं, मतलब 2012 से। अभी भी ओटीएस में रूम पार्टनर हैं, तो तब से ही दोस्ती बनी हुई है। ठीक है, तो सब जितने भी काम किए हम दोनों ने साथ में ही किए मिलके। तो जब 2016 में स्टार्ट किया था तो 1 साल हुआ, तो कल्पित थोड़ा सा बोला कि यार बहुत माथा पच्ची, इसमें बहुत मेहनत है, तो मैं तो तैयारी करूंगा। तो मैंने चल ठीक है, तू जाके तैयारी कर, मैं देखता हूँ 1 साल और कुछ हो जाता है तो, वरना मैं भी आता हूँ तेरे पीछे पीछे। तो 2017 के अंदर वो आके यहाँ पे तैयारी करने लग गया। तो स्प्रिंग बोर्ड का पीसीएम 8 बेस था उसका, फाउंडेशन का। आप लोग भी फाउंडेशन वाले हो सर? तो अभी ग्रेजुएट होते ही कौन आ गया, या फिर कोई जिनकी ना मतलब प्राइवेट में ग्रेजुएशन चल रही है, ऐसे बच्चे हैं क्या कुछ? अच्छा, सारे ही हैं यार, तुम तो बहुत जल्दी आ गए यार। ठीक है, कॉलेज में गए नहीं मतलब, क्या करना है? कॉलेज में जाओगे तब पता चलेगा कि ना कैसे जीना होता है, कैसे क्या करना होता है। जिन्होंने कॉलेज का मजा मिस किया है ना, वो कभी मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, और कभी नहीं मिलेगा लिटरली। ठीक है, 2 साल बाद नौकरी लग जाओगे, बट कॉलेज को कभी मिस नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, आप इससे मतलब ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं अलग बात है, बट कॉलेज कभी मिस नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत कुछ सीखते हो यार वहां पे जाके, दोस्ती यारी। ठीक है, कहाँ फंसोगे तो कैसे निकलोगे, हर चीज सीखोगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि जाना जरूर चाहिए था। ठीक है, तुम आ गए यहाँ पे पहले आरएस बनने, चलो। तो वहां से बाद में वो आ गया यहाँ पे, उसने 1 साल की तैयारी कर ली थी। तो लास्ट में जब मेरे भी हाथ पांव फूलने लगे कि यार कुछ है नहीं, घर वाले लास्ट में क्या होता है कि जब घर वालों से पैसा लेते रहो, लास्ट में जब पैसा डूब जाता है तो घर वाले बोलते हैं बेटा हमारे पास तो पैसा नहीं है, तैयारी करेगा तो पैसा है, वरना तू तेरा देख। तो आदमी को समझ में आता है कि यहाँ तो खाने पीने के भी लाले पड़ने वाले हैं, तो फिर अपन घर वालों की शरण में आ जाते हैं कि ठीक है आप जो बोलोगे मैं वही कर लेता हूँ। तो मुझे याद है मैं जनवरी 2018 को यहाँ जयपुर में आया था इस पर्पज से कि आप तैयारी करेंगे, सीजीएल के पर्पज से आया था, टू बी फ्रैंक एकदम। क्योंकि मेरे जो बड़े भैया, हम 2 भाई हैं, तो बड़े भैया वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, तो घर वालों को, मेरे को भी लगता था यार ये ठीक नौकरी है, आराम से जाओ, चिल छुट्टी रहती है, आराम से ये कर लेंगे। तो उसी के पर्पज से मैं तैयारी करने यहाँ आ गया था। आया तो बैठे थे, जैसे आप लोग बैठते हो चाय की थड़ी पे, वैसे ही हम लोग बैठे थे। गोपालपुरा के अंदर ये जो त्रिवेणी वाली पुलिया है ना, इसके गली के अंदर एक रूम था, वहाँ पे कल्पित रहता था। तो मैं रात को आके उसके पास रुक गया। रात को तो रुक के, तो तुम्हें पता ही है कि पहले दिन आते तो आदमी और बता तू ये वो, फिर पुरानी उसका ऐसे उसका वैसे खूब करते हैं। ठीक है, करते हो ना तुम लोग भी? हाँ, पुराने दोस्त थे, जब अपन साल भर के बाद मिलते तो अपन कैसे रहता है कि यार और उस दिन अपन ऐसे करते थे, कॉलेज में ऐसे करते थे, ये करते थे। तो सारी बातें की। फिर मैंने बोला यार आप बता दे, घर वालों ने तो मतलब बोल दिया कि तैयारी वारी करो, तो क्या करें? मैंने सीजीएल कर लेते। तो बोला यार पागल हो रहा है क्या, अभी अपनी खूब उम्र पड़ी, क्या दिक्कत है, आरएस की करते हैं, सीजीएल तो बाद में भी दे लेना, अभी आने वाला है। मैंने बोला यार आरएस का तो ऐसा कि मतलब बड़ा ही टफ सा है, ठीक है जो भी होता है। तो उसने बोला कि यार अपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स उनमें से लगभग कंटेंट आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ लगभग। ठीक है, कोई आपको कितना भी कहेगा, एकदम फ्रैंक बात है, कोई कितना भी कहेगा 100% आता है, कहीं से नहीं आता है। किसी कोचिंग में चले जाना, ठीक है ना। यहां से मैं इतना कहूंगा कि मैक्सिमम कंटेंट अगर किसी भी कोचिंग से कंपेयर करोगे तो वो यहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा, अराउंड 80 to 90 या 80 to 85। 10 से 15% हमेशा तुम्हारा खुद का होगा, जो तुम खुद से अलग एफर्ट्स कर रहे हो। और जो रैंक जो दिलाता है ना, ठीक है, यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ है, कितने बैच चल रहे हैं अभी, तो रैंक जो दिलाती जो चीज है वो खुद से जो अलग एफर्ट्स करोगे उसी की रैंक आएगी। यहाँ टीचर्स खूब पढ़ाएंगे, आप उन सबको याद कर लो, ठीक है, वो सब लगभग आंसर रटे हुए रहते हैं लगभग। और फाइनली आप देखोगे तो वही कोई 5-10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, इतने से डिफरेंशिएट होता है। ये जो आप जो लिखने की प्रैक्टिस जो ज्यादा करता है, या थोड़े से जो करंट के फैक्ट्स वगैरह पे कमांड रखता है, वो लोग थोड़े से वेरी हो जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे पढ़ते रहो। जैसे इस बार अभी मैं दिग्विजय सर से बात कर रहा था कल, तो उनका लास्ट ईयर भी उनका अच्छा कंटेंट आया था, मतलब सारा आ गया था उनमें से। एक क्वेश्चन मेरे को याद है कोई फिलोसॉफी करके, अदरवाइज पूरा पेपर आया था। और इस बार तो उनके कंटेंट में से पूरा पेपर आया, ठीक है ना। तो ऐसा ही देखो, हर बार नहीं होता, जैसे पिछली बार हिस्ट्री में से भी थोड़ा सा अलग आ गया था। तो ये चीजें तो क्या है कि थोड़ी थोड़ी वेरी होती रहती है ना। इसके लिए आपको मेंटली हमेशा प्रिपेयर भी रहना है, वहां पे जाके घबराना नहीं है हमेशा। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी मिलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलते हैं, जो अपन तैयारी करके जाते हैं उससे थोड़े से अलग, ठीक है। तो ऐसे करके जब मैं तैयारी करने आया था तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स खरीदे थे पहले। क्यों? क्योंकि प्री में ऐसा था कि आने वाला है, तो नया बैच में यार वो 10-12 घंटे पढ़ाएंगे, पढ़ाई ज्यादा होगी नहीं पर्सनली। तो इस हिसाब से अपन प्री के हिसाब से तो अपन बैच मतलब कि नोट्स ले आता हूँ और खुद से तैयारी शुरू कर देता हूँ। मुझे याद है जब पहले दिन, अरिहंत लाइब्रेरी थी शायद, वो नाम थोड़ा सा क्या भूल रहा हूँ। तो जब मैं पहले दिन जाके बैठा था ना, तो यार 2 साल का 2.5 साल का गैप आ गया था पढ़ाई से। तो 2-2.5 घंटे के अंदर से मतलब आदमी को हो जाता है कि यार। और मैंने सबसे पहले पकड़ी थी हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री में किसको इंटरेस्ट है? हिस्ट्री में किसको इंटरेस्ट है? मतलब 30 से 1% है, ऐसा सही है। हिस्ट्री कितनी भी पढ़ लो, नंबर आए नहीं आए गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री में मेरा भी कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ था कि जब पढ़ाई शुरू की तो शुरू में 2-4 दिन खूब ही जोर आता है, मतलब कि यार इतने टाइम बाद 2-2.5 घंटे में ऐसा मन करता है कि सर दुखने लग गया, चलो बाहर चलते हैं, वो बहुत। तो बट ये होता है कि धीरे धीरे आप रूटीन बना लेते हो। कौन कितने घंटे पढ़ता है? 8 घंटे पढ़ने वाला है कोई? अरे एक भी नहीं है। बढ़ाऊं या कम करूं? का क्या सुनने में आ रहा है? आ रही है क्या? जून के लास्ट, ये तो सुनते ही रहते हैं। नहीं हम भी सुनते थे ऐसे ही,
कोई आके, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, अभी मैं बता जाऊंगा, तुम सब मान लोगे, फिर घर पे जाके बोलोगे दोस्तों को, अरे उन्होंने बताया था सर ने, अभी आ रही है। पता किसी को नहीं है, ठीक। तो फिर तैयारी शुरू की, तो प्री में मैंने सेल्फ जितनी भी होती है आपके नोट्स रटते जाओ। प्री के टाइम पे लगभग जब मैं कोचिंग नहीं जाता था तो हम ठीक ठाक घंटे पढ़ लेता था, मतलब 10 घंटे, 8-10 घंटे, 8-10 घंटे, क्योंकि नया था, कोर्स जल्दी कंप्लीट करना था, अगस्त में तो भर्ती आ ही गई थी। तो कर लिया, ठीक है, प्री ठीक ठाक नंबरों से पास हो गया। बाद में समझ में आया कि अब मेंस है, तो मेंस में लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा, तो लिखने के लिए शुरू से ही हम दोनों कभी भी, मतलब ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को आंसर चेक नहीं करते थे, हम शुरू से दोनों एक दूसरे का आंसर खूब चेक करते थे, और एकदम जो जेन्यून राय होती है ना, एकदम ऑनेस्ट। आप लोगों के भी होंगे दोस्त, यहाँ पे ग्रुप बन ही जाता है, बट दोस्त होना, ठीक है, और एक ईमानदार दोस्त होना, दोनों में फर्क है। आप यहाँ पे आपका खूब ग्रुप बनेंगे, दोस्त बनेंगे, क्योंकि आप 6 घंटे क्लास लेते हो, चाय पीते हो, थड़ी पे बैठते हो, गप्पे मारते हो, ठीक है, बट जब आप एक ऑनेस्ट राय मांगते हो तो कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि यार ये वहां ज्यादा सेलेक्ट हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा, ठीक है। अगर ये राय किसी के मन में हल्की सी भी रहती है, तो मेरा तो ये मानना है कि उससे दोस्ती मत रखो। दोस्ती वहां रखो जहां पे आपके लगता हो कि ये मेरे को एकदम जेन्यून जो फैक्ट जो चीज है वो बताएगा कि तेरे में क्या कमी है, कैसे तू सुधार करे, ठीक है ना, वहीं दोस्ती रखो। और ये जो तैयारी वाला टाइम होता है ना, कोई कितना ही कहता हो कि 10 दोस्त बना लो, 20 दोस्त बना लो, मेरा ये मानना है कि मेरे को खुद को याद है कि जब तैयारी कर रहे थे तो सब चीजें छोड़ दी थी, तो खूब जो कॉलेज के दोस्त वगैरह होते फोन करते हैं, यार तू तो आता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। हम कीपैड फोन रखते थे, स्मार्टफोन छोड़ दिया था, एकदम स्मार्टफोन से पूरी दूरी बना ली थी। जिस दिन मैं आया था 14 जनवरी को, उसी दिन स्मार्टफोन, वो पहले नहीं रखता था, कीपैड फोन रखते थे, और वो स्विच ऑफ रहता था, सिर्फ घर पे बात होती थी या कोई बहुत क्लोज दोस्त होता उसी से बात होती थी। 5-7 दिन में जब आप डिमोरलाइज हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, हर 5-7 दिन में एक दिन आता है जिस दिन पढ़ाई नहीं होती है, और सबके आता है वो, ठीक है। कोई ये कहता है ना मैं 1 महीने लगातार पढ़ता हूँ, फिर एक दिन आता ना, 5 से 7वें दिन के बीच में किसी के तीसरे दिन ही आ जाता है, और किसी के 5वें-7वें दिन आता है, पर आता है। उस दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, मतलब लाइब्रेरी में जबरदस्ती किताब लेके अपन बैठे रहते हैं, और हर 2 घंटे में पांव ऐसे उछलते हैं, करते चल चाय की थड़ी पे बैठते चाय पीते हैं, या और कोई जो धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान करने चले जाते हैं। धूम्रपान करने वालों की भी संख्या यहाँ खूब होगी, है ना, खूब है, हाँ, और भरने लड़के आप। तो वो वाली चीज होती है। तो कभी भी ये जो है ना इम्प्रैक्टिकल बातें कभी नहीं सोचनी अपने को, 10-12 घंटे पढ़ूंगा, चीर फाड़ कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, और मोटिवेशन फैक्टर सबके अलग अलग होता है, हर एक इंसान का अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा। मेरा था कि 2 बार फेल हो चुके थे, तो लोग मतलब ऐसे आस पड़ोसी नहीं होते, ताने मारने लग जाते हैं कि बीटेक के बाद में क्या मतलब स्टार्टअप करने बिहार गया, बिहार में क्या है, धक्के खा के आ गया, घर वालों के पैसे डुबो दिए, ठीक है। तो एक आपका एक हमेशा मतलब है कि 10th में तो आप यार बड़ी पढ़ाई करते थे, ठीक है ना, कि बहुत होशियार लड़का पढ़े में, वहां भेज दो, ये भेज दो। जब आप कुछ नहीं करते हो ना, आप कितने होशियार हो, ठीक है ना, आपकी बुराई करने वाले 1000 लोग होंगे। और ये फैक्ट है कि आपने दुनिया में 1000 अच्छे काम किए, एक जब ये मान लो 1-2 साल के लिए आप बुरे काम करने लग जाओ, तो आपके पीछे वाले सब भूल जाएंगे, और आप एकदम ऐसे हो जाओगे, ये तो खत्म है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, ये घर वालों को बर्बाद कर रहा है। और पर जब आप वापस, ये होता है ना कि यार मतलब आप यार प्रूव करना है, ठीक है, कि हमने दुनिया को मतलब बिल्कुल ही अपन को एकदम से फिसड्डी इन्होंने घोषित कर दिया, तब आपके मन में आता है कि यार खुद को प्रूव तो करें कम से कम, ठीक है ना। ऐसे प्रूव करने वाले हैं क्या कुछ, कि नहीं यार कुछ प्रूव करना खुद को, ऐसा कुछ मोटिवेशन फैक्टर हो कुछ ऐसे लोगों का। और बाकियों का क्या है, मम्मी पापा, समाज में इज्जत, या नौकरी, पावर। हमको कॉलेज टाइम पे पुलिस वालों ने ज्यादा परेशान किया था, तो हमारा एक मोटिवेशन फैक्टर ये भी था कि डीएसपी बनेंगे, और फिर इन सालों ने जितनों भी परेशान किया ना, इनको धरेंगे, ठीक है, ये भी होता है। और इसलिए क्या होता है कि सबका अलग अलग है, जो जहां से निकल के आया है, जैसा उसका परसेप्शन बना है लाइफ के अकॉर्डिंग, उसका मोटिवेशन फैक्टर वही होगा, ठीक है। अलग अलग, मुझे खुद को याद है कि जब हम चाय की थड़ी पे बैठे रहते, चाय पीते थे शाम को 7-8 बजे, तो आरपीएस की गाड़ी जाती तो ऊपर बत्ती जलती है, एक पीएसओ बैठा होता है। किसी को ये चीज मोटिवेट करती है नहीं करती, हमें करती थी, ठीक है, कि यार आज अपन यहाँ बैठे हैं, कभी कोई दिन आएगा कि अपन जैसे कि ऐसी कोई गाड़ी होगी और अपन पीछे बैठेंगे, एक ड्राइवर होगा, एक पीएसओ होगा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ मोटिवेशन फैक्टर हमारे लिए ये था। किसी के लिए ये हो सकता है कि उसकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको कुछ एक अच्छे पद पे जाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, सबके लिए अलग हो सकता है। तो वो मोटिवेशन फैक्टर हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर ये है कि घर वालों ने धक्के मार के भेज दिया कि जा बेटा आरएएस की तैयारी कर, और आ गए, ठीक है, क्लास ले ली, फाउंडेशन के बेस में एकदम ऑनेस्ट वाली बात बताता हूँ, जोड़े बहुत बनते हैं, है ना, और जोड़े वाली बात से तुम सब समझ गए होगे, है क्या बोल रहे हो, है अच्छा, बने हुए ना, पता है मेरे को। तो ये पीछे वाले ज्यादा आंसर इधर मेरे ज्यादा जोड़े बनाए दिखते हैं। तो जोड़े वालों को मैं खास तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जोड़ों में ही रह जाओगे, और जब बाद में पता चलेगा कि आप यहीं बैठे हो, सब बता रहा हूँ ना, यहीं बैठे हो, और एक ये पास वाले के बाद में उस दिन फोटो आती है एक बार में, और यार ये तो मेरे पास बैठा था, ठीक है, और अपन जोड़ों में उलझ के रह गए, ठीक है। तो जोड़ों को तोड़ो और बाद में पढ़ाई पे ध्यान दो। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। जब मैं मेंस के बैच में गया था, तो हमारे जब बाद में थोड़ी सी आगे बात करते हैं, जब फिर फ्री हो गया, मेंस का बैच शुरू हुआ था हमारे शायद अगस्त में, 14 अगस्त या 15 अगस्त को, तो वो ज्वाइन कर लिया था। आप ही की तरह वो बैच भी काफी बड़ा था, 600-700 की भीड़ थी, जैसे इसमें भी काफी शायद 500-700 बच्चों की स्ट्रेंथ है, सर बताते हैं। तो फिर जब वो मेंस का बैच स्टार्ट हुआ था, तो हमारी क्लास बहुत लंबी लगती थी, क्यों, क्योंकि किसी ने ये कह दिया था शुरू के अंदर कि दिसंबर के अंदर मेंस होने वाला है, टाइम काफी कम है, तो दिसंबर में डेट आ भी गई थी, तो 3-1 महीने के अंदर उनको इतना कोर्स कराना था। मेंस का हमारी क्लास लगती थी सुबह 9 से शाम को 5 से 6, कभी 5 कभी 6। तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे मुकाबले तो हमारी क्लास बहुत ज्यादा लगती थी। और जब इतनी लंबी क्लास होती है तो आदमी ऐसे एग्जॉस्ट हो जाता है, घर पे जाके पढ़ने का मन नहीं करता है। बट वहां पे एक चीज आपकी हेल्प करती है, आपकी प्री की तैयारी। वो ये कहता है ना कि मतलब कि अलग से प्री की अलग करो, मेंस की अलग करो, कभी नहीं। प्री मेंस की हमेशा साथ तैयारी होती है। मैं आपको एकदम ये जो फैक्ट बात है वो बता रहा हूं। कभी मैं सोचना कि प्री हो जाएगा उसके बाद मेंस की करूंगा। जो मेंस के सब्जेक्ट आप उनको जरूर छोड़ सकते हो, जो 6 छोटे वाले पबेड़ वगैरह, ठीक है, बट फाउंडेशन वालों को ये भी नहीं छोड़ने।
जो प्री की अलग से तैयारी करते हैं उनके लिए चीज हो सकती है, बट आप लोगों को हमेशा पूरी तैयारी साथ लेके चलनी है। ये हो सकता है कि प्री से 2-3 महीने पहले आप थोड़ा सा इनको विराम दे दो और उसको ज्यादा पढ़ लो, बट तैयारी हमेशा साथ में करनी प्री मेंस की। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू से ही, मैं बोला जैसे 5 दिन में तुम 2 क्वेश्चन लिख लो, उतने भी कोई नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। 5 दिन छोड़ो 10 दिन में मेरे को लगता नहीं यहाँ पे कोई लिखा होगा क्या, फाउंडेशन बेस में नहीं लिखते हैं। अक्सर बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया जोड़े बनाने में लग जाते हैं, नए नए आते हैं घर से और फिर बड़ा अच्छा लगता है जोड़ा। तो एकदम ये वाली चीज, तो जब मैं मेंस के बैच में गया था तो हमारी जब इतनी लंबी क्लास थी तो मेरे को एकदम याद है कि एक लड़का था हमारे साथ में, उसका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो बहुत उसने काफी अच्छा पढ़ता था शुरू में। चाय की थड़ी पे खड़े होते तो हम क्या करते थे, राघव प्रकाश को डिस्कस करते थे, ठीक है, क्योंकि शुरू से ये आदत थी कि एक एक दो पेज राघव प्रकाश के, हमारा 5 का ग्रुप था और उनमें से हम 3 जने वहां OTS में, मैं जैसे कल्पित उसमें वगैरह, एक दीपक है, दीपक महावर, ठीक है, वो भी मेरे साथ में प्रॉपर आरएस के अंदर ही है, और एक है हजारी, वो जरूर सबॉर्डिनेट में। हम तीनों लास्ट बेंच पे बैठते थे और तीनों एक लाइन में, लास्ट बेंच होती थी, आगे नहीं बैठने की आदत थी, ठीक है, कभी नहीं थी, शुरू से ही नहीं थी, लास्ट बेंच पे बैठते थे तीनों एक लाइन के अंदर, और दिग्विजय सर को खूब उठा उठा के क्वेश्चन पूछते थे कि हाँ भाई पीछे वाले, ठीक है, खड़े हो जाओ। तो ये वाला सीन चलता था, तो ऐसा रहता था। तो फिर क्या, तो वो लड़का काफी अच्छा पढ़ता था, एकदम प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। फिर एक सुंदर सी कन्या उसके पास बैठने लगी और धीरे धीरे भाई थोड़ा थोड़ा मतलब कि पहले हमने देखा कि हाँ धीरे धीरे जवाब कम हुए, क्लास में सवाल कम हुए, उसके साथ बाद में धीरे धीरे क्लास बंक होना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बुलेट पे राइड स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जो लिटरली ये सिर्फ सोच के आए कि हमको सेलेक्ट होना है, ठीक है, तो और बहुत मौके मिलेंगे, मैं बता देता हूँ सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो ये तो मजाक की बात है, सीरियस मत लेना। तो एक बार इस चीज से दूर रह लोगे ना और थोड़ा सा एकदम मतलब कि सीरियसली पढ़ाई कर लोगे, तो इन चीजों की कभी ऐसे मतलब कि नौबत ही नहीं आएगी कि आपको लास्ट में जाके पछताना पड़े। तो उस बंदे का फाइनली सिलेक्शन भी नहीं हुआ, उसने लास्ट में क्लास में भी आना छोड़ दिया और हम देखते थे यार इसकी लुटिया डूब गई। वाई तो छोरी को तो कुछ पढ़ना लिखना था नहीं, वो अपने बढ़िया मेकअप करके आती थी, और ठीक है, ऐसे कोई ऑफेंड मत हो जाना भाई लड़कियों में से कि मतलब, ठीक है ना, जो एकदम ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ मैं कि ऐसा होता था, ठीक है। तो फिर जैसे कि हमारी जो 2-3 महीने की क्लासेस लगी, खूब लंबी क्लास लगती थी, पढ़ते थे, आंसर्स लिखते थे। तो जो 2-3 चीजें जो मोटी मोटी जो मुझे लगता है कि ना जहां पे आप डिफरेंशिएट होना, मतलब अलग अलग बच्चों में मतलब जो एक नहीं होता फर्क आना स्टार्ट हो जाता है, वो जो 2-3 चीजें मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ। एक तो कि स्मार्टफोन से मैक्सिमम दूरी रखा करो, मार्केट में सारा करंट कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर वालों को अपन गोली दे रहे हैं कि ना मम्मी इसके बिना क्या करंट पढ़ती हूँ, रोजाना रोजाना पढ़ता हूँ, शाम को यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, ठीक है। तो ये खुद से ईमानदारी रखना कि अपन वहां क्या करते हैं, और सच्चाई ये है कि अपन वहां जाते हैं, अपन को पता ही नहीं चलता, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। आप लाइब्रेरी में भी देखेंगे कि अपने पड़ोस वाला मूवी देख रहा है, ठीक है, या फिर अपने पड़ोस वाला, ठीक है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ठीक है। इन चीजों से कभी अपने आप को खुद को कंपेयर नहीं करना कि यार ये चला रहा है मैं क्यों नहीं चला रहा हूं, मैं क्यों नहीं चला रही हूँ। और ये चीज तुम्हें खुद को महसूस हो जाएगी जिस दिन इसको एकदम ऐसे सेपरेट कर दोगे ना खुद से, ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए। कितनी बात है यार, कोई 6-7 महीने, साल भर की बात है, साल भर के लिए नहीं रोक सकते क्या खुद को, साल भर के लिए थोड़ा सा मतलब कि अगर इन चीजों से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, सही बता रहा हूँ आपको। वहां पे लोग क्या बोलते हैं यार, मोटिवेट होता हूँ ना, कुछ पुराने लोगों के वीडियोस देखता हूँ, और ठीक है, OTS के आजकल मैंने सुनने में आया कि OTS के भी खूब वीडियो चल रहे हैं, तो क्या हम मोटिवेट होता है। अरे यार वो मोटिवेशन का क्या फैक्टर है, वो मोटिवेशन का फैक्टर तो वो है जो तुम लेके यहाँ आए थे, जिस एम के साथ यहाँ आए थे, वो तुम्हारा मोटिवेशन का फैक्टर है। ये नहीं है कि वहां पे रोज अपन पुराने जैसे यूपीएससी के चैनल्स बने हुए देखते हैं, हम देखते हैं कि आईपीएस की एंट्री, आरपीएस की एंट्री, ठीक है ना, और याद है क्या एंट्री। ये बहुत शॉर्ट टर्म मोटिवेशन फैक्टर है, आप अभी देखोगे 2 घंटे में भूल जाओगे, दोस्त के साथ खड़े होगे, चाय पियोगे, फिर भूल जाओगे, फालतू की बकवास में लग जाओगे, हंसी मजाक में सब भूल जाओगे। तो ये कभी कोई मोटिवेशन के फैक्टर नहीं होते हैं, और ये सच है। अंदरूनी अगर अपनी अंतरात्मा से पूछोगे ना तो पता भी चल जाएगा। बट अपन क्या होता है कि खुद को ही भ्रमित करते हैं कि नहीं एक बार देखा तो देख, मोटिवेट हुआ मैं। मोटिवेशन का फैक्टर जो एकदम सच्चाई वो है कि जो मोटिवेशन फैक्टर आप लेके यहाँ आए थे, जिसके साथ तैयारी करने आए थे, अपनी मम्मी पापा का चेहरा याद कर लेना, या फिर जिस एम से आए थे कि जिन्होंने तुम्हें ताने मारे उनकी वजह से आए थे, ठीक है ना, वो मोटिवेशन का फैक्टर है और उसी पे काम करना है। तो एक तो, और ये मेरे को पता आज कहूंगा मैं कल तक सब, ठीक है, जो फालतू की बातें होती है वो तो इधर उधर कर देना जैसे, बट मोटिवेशन का फैक्टर याद रखना यार कि क्यों आए थे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये नहीं है कि हाँ ठीक है ना कि हाँ मैं ये कहूंगा कि माँ बाप तुम्हें पैसा दे रहे हैं यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, उनका कर्तव्य है, वो हम पे कर रहे हैं, हम अपनी औलाद पे करेंगे, ठीक है, ये तो फैक्ट है, चलता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि माँ बाप का चेहरा याद करो, ऐसे नहीं, मतलब एक मोटिवेशन फैक्टर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, उसके अंदर कोई ये ज्यादा ये नहीं कि इमोशनल हो जाओ। ये दूसरी जो सोशल मीडिया वाली मैंने एक चीज बताई कि सोशल मीडिया से खास तौर पे अभी आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो थोड़ा सा दूर बनाओ। और करंट का सारा कंटेंट, इतनी सारी मैगजीन्स, इतनी सारी चीजें अभी आती हैं यहाँ पे मार्केट में कि आपको कोई दूसरी चीज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि मैं ऑनलाइन पढ़ूं, ये पढ़ूं। न्यूज़पेपर रीडिंग सब कर रहे हो? इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? काफी अच्छी, ठीक है, होते नहीं है फाउंडेशन के बेच में इतने लगभग। तो इंग्लिश वाले मतलब जो जनरली मैं एक चीज बता देता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करो। अगर द हिंदू पढ़ते हो तो ये मेरी पर्सनल राय है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करो, ठीक है ना। और हिंदी वाले दैनिक नवज्योति जो आता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, उसके अलावा तो तुम्हें सबको पता है कि पढ़ना कैसे है, वो सबको पता होता है, ठीक है। कोई किसी की पढ़ने की टेक्निक कॉपी नहीं कर सकता है, हर एक की अलग है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, ये सबकी अलग है। मुझसे पूछोगे मेरी अलग थी, इवन मेरे कल्पित की अलग थी, वो रात को लेट तक पढ़ता था और मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, ठीक है ना। तो वो चीजें सबकी अलग होती हैं कि पढ़ने की टेक्निक वगैरह। तो ये तो कभी क्वेश्चन होते ही नहीं कि पढ़ने की टेक्निक क्या थी सर,
सबकी अलग है। बस फिक्स घंटे आपके माइंड में होने चाहिए कि 6 से 7 घंटे, और कैसे क्या पढ़ना वो आपके दिमाग में है। तो मोटी मोटी ये 3-4 चीजें दिमाग में रहेंगी अब, ठीक है ना, कि इन चीजों से थोड़ा सा। तो चौथा जो मैंने जोड़ों वाली बात बताई थी, एक बार छोड़ देना, जब सेलेक्ट हो जाओगे ऐसे कुछ 1-2 किस्से हैं कि लोग इन चीजों में कितना मतलब इंटरेस्ट आता है कि हाँ सर ये तो सुना दो, कि जोड़ों में भी कई ऐसे किस्से हो जाते हैं कि ना एक सेलेक्ट हो जाता है, एक रह जाता है, और फिर जोड़ा टूट जाता है। ऐसा हुआ था इस बार, ठीक है। अब हुआ किसके साथ था ये क्यों जानना है बता रहा हूं मैं, और तब बहुत ज्यादा दुख होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे को आइडिया नहीं है ना, होता होगा कि यार ये हो गया, ये हो गई, मैं नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाई पे ध्यान से, कंटेंट का बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे पहला पेपर है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अंदर एक तो हमेशा एक माइंड में एक बाइफर्केशन रखा करो नंबर्स का, कि कौन से सब्जेक्ट से कितना पोर्शन आता है। और ये यूपीएससी नहीं है, आरपीएससी है, तो आप कभी भी देखोगे ना पिछले 4 साल के पेपर उठा लेना, आप तो आपके पास 5 पेपर हो जाएंगे, 13 का, 16 का, एक 16 का स्पेशल हुआ था, 18, 21, 5 मेंस के पेपर हैं जो सेम पैटर्न पे बने हुए हैं। उससे पहले तो वो था ऑप्शनल वाला सीन 12 तक, तो 13 से जब चेंज हुआ था, 5 मेंस के पेपर हैं। और आज ही चाहे से देख लेना घर पे जाके, सारे पेपर उठा के देखोगे एक सेट पैटर्न है आरपीएससी का, कि एंशिएंट से इतने नंबर का आ रहा है तो लगभग उतना ही आ रहा है। एक ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि एंशिएंट गायब भी हो गई, पूरी मॉडर्न आ गई, मॉडर्न गायब हो गई, एंशिएंट आ गई, ठीक है ना। एक ड्रास्टिक चेंज नहीं है आरपीएससी के अंदर, पेपर बनाने वाले वही पुराने लोग हैं, और इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। कई बार अपन को आइडिया नहीं होता है, और अपन जो चीज थोड़ी कम रेलेवेंट है अपन उस पर भी खूब पढ़ते जाते हैं, 2-2, 5-5 घंटे पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज कभी नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। तो पहला काम क्या है कि सबसे पहले जो पुराने पेपर देखते हो मेंस के हिसाब से, हमेशा ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि किस पेपर से और कितना पोर्शन कहां से आ रहा है। जैसे हिस्ट्री का मैं आपको एक आइडिया मोटा मोटा, आप थोड़ा बहुत हो गया हो तो चेंज, जैसे मोटा मोटा है ये कि हिस्ट्री को अगर 4 पार्ट में अपन बाइफरकेट करते हैं, पहला एंशिएंट मिडाइवल, दूसरा मॉडर्न, तीसरा वर्ल्ड, और चौथा राजस्थान। तो इसमें से आप देखोगे तो जो 75 नंबर की आती है उसमें से 30 से 35 नंबर का हमेशा आप देखोगे तो राजस्थान का पोर्शन रहता है, 20 से 25 नंबर का हमेशा मॉडर्न का पोर्शन रहता है। और जैसे इस बार वर्ल्ड का हर बार जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन तो एक आता है, एक 2 का आता है, इस बार एक 5 का भी था, शायद वर्ल्ड के 2 थे इस बार, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना छोटा पोर्शन है, और उसमें से नंबर कितने का आ रहे हैं वहां पे क्वेश्चन, मतलब नहीं करते भी 15 से 17 नंबर या इतने। एंशिएंट मिडाइवल का देखोगे तो वो लगभग 8, 10, 5, 7, ठीक है, मतलब बट इतना ही रह रहा है। करते क्या है अपन, ठीक है, एक सच्चाई वाली बात है यार, वो बताना चाहता हूँ कि जैसे कि थोड़ा सा नोट्स का कंटेंट भी अपन इतना हो जाता है कि एंशिएंट मिडाइवल के इतने मोटे मोटे रजिस्टर भर गए, ठीक है, और मॉडर्न का उससे थोड़ा कम पतला होगा, क्योंकि एंशिएंट मिडाइवल को दोनों को मिलाओगे ना तो भी मॉडर्न का उससे कम ही है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना पतला सा है। तो यहां पे आपकी स्मार्टनेस काम करती है कि यार इस वाले पोर्शन से इतना ही आता है तो मैं उसको इतना क्यों पढ़ रहा हूं, सीधी सी बात है। एंशिएंट पे 5-5 दिन तक रट रहे हो और वहां पे क्वेश्चन आ नहीं रहे। तो ये वाली चीज एक माइंड में होनी चाहिए, हमेशा बाइफरकेट करना। सेम इसके अंदर दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखोगे तो इकोनॉमी में कहां से आता है ज्यादातर पोर्शन, सर्वे में से। इकोनॉमी का पेपर सिर्फ 3 जगह से बनता है, सर्वे, करंट, और एक जो स्टैटिक का जो कम पोर्शन आता है जिसमें लगभग कोई 8, 10, 12 नंबर का इतने का आता है। सर्वे से 65 नंबर का आता है आपका इकोनॉमी का, तो करंट का लगभग पोर्शन आ जाता है उसमें से 20 से 25 नंबर, 20 से 22 नंबर, और बाकी जो रिमेनिंग है वो सर्वे में से आता है। तो ये चीजें जब से तैयारी शुरू कर रहे हो उसी दिन से आपके माइंड में होनी चाहिए, ये पहले दिन से आपके माइंड में होना चाहिए कि किस जगह से कितना पोर्शन ज्यादा आ रहा है। तो किसको ज्यादा वेटेज दोगे आप, ठीक है ना, कि सर्वे को, थोड़ा करंट को, करंट वगैरह लास्ट में खूब कवर करवाते हैं, सर्वे विकास सर कवर करवा देते हैं। और सर्वे में एक पर्सनली मेरी ये चीज कहनी है कि हमेशा जो ओरिजिनल वाली जो कॉपी आती है ना, मैंने हमेशा प्री में मेंस में वही पढ़ी थी, ये समरियों पे मत जाया करो, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्री में अगर तुम ओरिजिनल वाली पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी चीजें जो मेंस के अपने आप तैयार हो जाएंगी तुम्हारी। क्योंकि जैसे ही प्री की तैयारी करोगे तो प्री में सिर्फ एक नहीं पढ़ोगे, जब पूरा सर्वे पढ़ोगे तो कुछ चीजें मतलब कि एकदम एलोबरेट की हुई है, जैसे कि जल स्वावलंबन मिशन के क्या मेजर पॉइंट्स इस तरीके से जो, और सर्वे बहुत अच्छा आता है, उसमें से जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना वो कभी भी देखना कि इधर उधर से नहीं उठाए हुए होते हैं या ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर एक हेडिंग होती है उसमें पॉइंट में लिखा हुआ होता है ना, वही आंसर उठा के वहां चिपका देते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज ये आपकी खुद की स्मार्टनेस होनी चाहिए कि कैसे चीजों को करना है। ये हुए, फिर जैसे 3 छोटे वाले सब्जेक्ट हुए, तो 3 छोटे वाले सब्जेक्ट के अंदर क्या है, मोटा मोटा यही एनसीईआरटी से आ जाता है, या जो इनके अपने कंटेंट है वो पूरा आ जाता है, तो अपना कंटेंट है वो पूरा एनसीईआरटी से बनाया गया है, ठीक है ना। दूसरे पेपर में जाओगे तो एथिक्स का पूरा जनरल कंटेंट आता है, वो अपने नोट्स में से आ जाता है, और साइंस टेक वो अपने इनमें से पूरी आ जाती है लगभग। साइंस टेक पे एक थोड़ा सा करंट का ध्यान रखा करो, तो करंट के लिए जो मंथली मैगजीन आती है वो जो पढ़ोगे उसमें से जो कई बार क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी के हैं, जो नई मिसाइल्स वगैरह, ये करंट में से पूछ लेते हैं वो। तो ये इन चीजों का थोड़ा सा आपको एक माइंड में होना चाहिए कि साइंस टेक के अंदर अलग पोर्शन अपने नोट्स में से बाहर कहां से आ रहा है उस पर फोकस रखना है। बाकी तो यहां से आ ही रहा है, यहां से अलग कहां से आ रहा है, ये आपकी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि यहां से अलग कहां से आ रहा है, वो मैं थोड़ा सा मेरी खुद की मेहनत करके अलग से मेरा कंटेंट तैयार कर लूं। और जिसने, मैं सही बता रहा हूं, जिसने ये काम कर लिया है ना कि खुद से जो थोड़ा सा जो अलग से कंटेंट आ रहा है, ठीक है ना, क्रॉस चेक किया करो पेपर्स को कि यार ये इतने इतने क्वेश्चन तो अपने नोट्स में से ये जो कुछ रह गए हैं, ठीक है ना, 15%, 20%, ये मैं यहां से खुद से कर लूंगा, तो मैं एकदम गारंटी देता हूं आपको कि बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो जाओगे, बहुत अच्छी रैंक से। और ये चीज आपको हर पेपर में करनी है, सेकंड पेपर मान लो, थर्ड मान लो, ठीक है। ज्योग्राफी का कंटेंट लगभग यहीं से आ जाता है अपने, कुछ ज्यादा बाहर से रहता नहीं है। कुछ करंट की, कुछ अगर क्लाइमेट चेंज वगैरह की कुछ चीजें होती है तो वो थोड़ा बहुत देखना,
और थर्ड पेपर के अंदर पबेड। पॉलिटी के अंदर मेरा एक स्पेशली कहना है कि लक्ष्मीकांत पढ़ना। लक्ष्मीकांत पढ़ते हो? सारे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है? इतने हाथ ऊंचे कर दो आप तो। देखो आप है कैसी फ्री में वीक में एक बार, मतलब पूरी पढ़ डालते हो क्या एक बार? वीक में एक बार थोड़ा थोड़ा। लक्ष्मीकांत के लिए मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छी बुक है, और चाहे से यूपीएससी का टॉपर हो चाहे से आरएस का टॉपर हो, एक ही बुक पढ़ता है लक्ष्मीकांत। और जिस दिन उस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगे ना, बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी, बहुत अच्छी मतलब कि लिखी हुई बुक है, ठीक है ना। पॉलिटी में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये सप्लीमेंट मैं जरूर बताऊंगा कि ये सप्लीमेंट आपको काम में लेना ही लेना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पॉलिटी के अलावा ये सप्लीमेंट आपको काम में लेना ही लेना है। अब दूसरी चीज देखना, आईआर है। आईआर के क्वेश्चंस को नोट किया आपने? कभी पैटर्न देखा है? ये चीजें नोटिस किया करो। एक अपन ये चीजें नोटिस करते नहीं, फिर अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं, पूरे नोट्स को खंगाल रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है। आईआर में हमेशा देखोगे तो लगभग क्वेश्चन करंट से आते हैं। 15 से 20 नंबर की अगर आ रही है तो उसमें से 10 से 12 नंबर के तो करंट, मतलब पूरा करंट है। और करंट में भी कुछ चीजें ही हैं, जैसे इंडो यूएस भारत अमेरिका संबंध पे हर बार क्वेश्चन आता है। 13 से देख लेना चाहिए, ठीक है, 2013 से आता ही आता है। तो कुछ चीजें हैं जो कि ना हमको छोड़नी नहीं है, वो यहां से डिसाइड करनी है, पेपर का पैटर्न देख देख के। एक पेपर आपके माइंड में 2-3 बार लिखोगे ना इसको A4 साइज पे कि यार कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार एक सा ही पैटर्न है, ठीक है ना। और इसीलिए कुछ अपन बोलते हैं यार वो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, 2-3 अटेम्प्ट दे लिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक होता है कि ना कुछ जो लोग बोलते हैं कि ना यार तुम जैसे आए नए वाले, ठीक है। अब मेरे को पर्सनली बहुत सारे लोग ये कहते थे यार तू 2018 में तैयारी करना है, 18 में तो भर्ती आ गई थी, 1-1.5 साल की तैयारी में तुम्हारी सिलेक्शन भी हो गया, रैंक भी अच्छी आ गई, तुम प्रॉपर में आ गए, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये मैटर नहीं कि गधा मजदूरी कितनी कर रहे हो, यहाँ पे मैटर करता है कितना स्मार्टली और कितना अच्छे से आपके आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। ये चीज बहुत मैटर करती है। पढ़ते सब है, मैं साफ बता रहा हूं, पढ़ते सब है। खुद को अलग कैसे करना है दूसरों से, इस चीज पे हमेशा ध्यान देना कि ये नोट सब पढ़ रहे हैं, हर चीज हो रही है, बट जो कुछ पोर्शन अलग आ रहा है मैं वो क्यों छोड़ूं। कुछ मेहनत तो खुद से भी करोगे, टॉपर बनना है, प्रॉपर में आना है तो ये मेहनत आपकी खुद की भी होनी चाहिए कि हाँ यार इतना सा तो मैं खुद से भी करूं। और किसी भी टॉपर से अगर फ्रेंकली पूछोगे, एकदम अकेले में लेके पूछ लेना, ऐसे नहीं बताते। एक वाकया था जब मेंस का हमारा बैच चल रहा था, तो उपेंद्र सर हमको केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। ये बातें वो है कि जो बताते नहीं है लोग, ठीक है, और जो वो नहीं है, जो पुराना ज्ञान है उसी को वापस पेल के चले जाते हैं। तो मैं सर के पास गया और मैंने ऐसे भीड़ खड़ी रहती बाहर, तो उस टाइम कभी भी ऐसा कुछ ऐसी चीज पूछनी हो ना तो मेरी एक पर्सनल राय अकेले में पूछा करो, ठीक है ना। भीड़ में कोई भी सही बात नहीं बताएगा। तो मैं गया तो भीड़ खड़ी थी, तो मैं थोड़ा सा रुक गया। भीड़ छटी तो मैंने बोला कि सर एक बात बताओ, मतलब कि जैसे मैंने पुराने पेपर देखे हैं, ठीक है ना, कहाँ से कितना आ रहा, सारी चीज देख ली मैंने ना पिछले 3 साल के, क्योंकि उस टाइम तक कितना 3 पेपर हो गए थे। 2013 का हो गया था, 16 का हो गया था, 16 का स्पेशल हुआ था 22 बच्चों के लिए, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना, वो बड़ा है वेबसाइट पे आरपीएससी के। तो मैंने कहा था कि सर ये चीज, तो उन्होंने कहा था कि हाँ नहीं अपने यार मतलब ये जितने भी सारे पढ़ डालो। तो मैंने बोला कि ना सर मैंने पूरा पेपर देखे हैं, है ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि 85% अपने यहाँ से है, ठीक है, बट एकदम आप है ना जो ऑनेस्ट वाली वो बात बताओ मेरे को एज ए स्टूडेंट मत बताओ, अपना छोटा भाई समझ के बता दो आपकी मतलब दूसरी चीजें कहाँ से करनी है। तो वो हल्के से मुस्कुराए और वो हंस के मेरे को बोले यार देख ऐसा है संजीव कि जब कुछ अच्छा करना है, मतलब कि ना प्रॉपर टॉप में रैंक लानी होती तो कुछ तो तुम्हें अलग करना ही पड़ेगा। ये चीज मुझे किसी ने नहीं कही थी, और ये चीज आपको भी आज तक शायद किसी ने नहीं कही है, और आगे कहेगा भी नहीं, और बता दूंगा। और क्या पता ये सब सुन के स्प्रिंग बोर्ड वाले अगली बार बुलाए नहीं बुलाए। बट मेरा मकसद यहाँ पे आपको एकदम फेयर राय देने आया हूं मैं, ठीक है ना, कि अगर सिलेक्शन में टॉप अच्छी रैंक लानी है और आप ही लोग लाओगे, आप लोग यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, 85% यहाँ का कंटेंट पढ़ोगे, और मैं कह रहा हूँ कि 15% कंटेंट जो आप खुद से जो तैयार करके वहां लिख के आओगे, अच्छी रैंक आएगी, नाम स्प्रिंग बोर्ड का ही होगा, नाम स्प्रिंग बोर्ड का ही आएगा कि स्प्रिंग बोर्ड के क्लासरूम स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन जो भी या टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं जो भी हैं, ठीक है ना, नाम यहीं का आएगा। और आप लोगों की भी आस्था यहीं से जुड़ी रहेगी। वो एक होता ही है कि ठीक है जो जहां पे इतने साल तक पढ़ता है तो उसे एक अटैचमेंट होता ही है, ठीक है ना। तो जो फैक्चुअल बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। तब उस दिन सर ने कहा तो मुझे मतलब खटक गया था। इतने आप स्मार्ट होने चाहिए कि आपको चीजें एक बार में समझ में आ जाएं कि कौन कहां क्या इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इस इशारे से जब मैं समझा कि मतलब कि यार कुछ तो ठीक है, ये इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो सारे ही रटने, ये तो पूरा याद करना ही है, पर कुछ थोड़ा सा जो अलग करना है, अगर टॉपर बनना है तो सिलेक्शन इनसे भी हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। जिसका सिर्फ ये मकसद है कि मेरे को नौकरी लगनी है, तो वो यहां के सारे रट लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो रैंक जो चाहते हो, जिस पोस्ट की चाह में आए हो, उसके लिए अगर थोड़ा सा कुछ अलग नहीं करोगे तो फिर तो अपनी वो चाह भी शायद इतनी मजबूत नहीं उस पोस्ट के लिए कि अपन थोड़ी सी अलग एक मेहनत ना कर पाए। ज्यादा फेकालॉजी तो नहीं लग रही? लग रही हो तो बता देना, ऐसा मैं दिल पे नहीं लेता हूं, दिग्विजय सर भी नहीं लेते हैं दिल पे।
बातें बताते होंगे वो बीच बीच में। चलो मेरे को एक बात याद आ गई, मतलब जेट तो आप लोगों का तो बेच पहले है, तो जो लंच के बाद में जो बेच होता है उनको बोलते हैं अरे जेट खाली गया। जेट मतलब वो बताएंगे अगर, मतलब ऐसे रोटियों की जेट जो गांव में होता है ना, रोटियों को ऐसे एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो उसको रोटियों की जेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो ऐसे बोलते हैं कि ना अरे जेट खाली गया, मतलब ढंग से रोटी खा के आए वो, पेट पूरा भर के आए तो नींद आएगी। ठीक है ना, क्लास में। अच्छा अच्छा, बीड़ी फूक के आ गएगा। हाँ, तो दीपक सर जब हमको पढ़ाते थे तो उस टाइम वो क्लास में कहते थे कि जब अकाउंट्स पढ़ाते थे वो, तो वो कहते थे कि यार सुबह सुबह जब मैं आता हूँ, तो सर्दियों में क्लास लगती थी उस टाइम हमारी, तो कहते थे कि ना सुबह सुबह सब रेल का इंजन हुए रहते हैं नीचे, कि रेल के इंजन की तरह धुआं छोड़ रहे होते हैं नीचे खड़े होकर। तो वो वाली चीज है। तो बात तो इतनी है कहने की कि ये पढ़ना ही है, इसके अलावा क्या है। ठीक है, वो चीज सब आप यहाँ पे स्मार्ट हो, और किसी को अगर कुछ वैसे पर्सनली कुछ पूछना हो कंटेंट, तो बाहर मिल लेना या फिर कहीं मैसेज कर देना। कहाँ मैसेज करोगे, नंबर तो है नहीं, कहीं फेसबुक इंस्टा पे कहीं करते हैं। फेसबुक पे तो मत करना, इंस्टाग्राम पे फिर भी कभी कभी चला लेते हैं। ठीक है, नंबर के बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, होती है। आपने दिया था क्या? हाँ, खड़े हो खड़े हो। हाँ, वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, पर बहुत सारे ऐसे भी तो हैं जो नहीं कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट थी, आप मेरे को वहां पे करोगे, मैं वहां पे भी रेस्पॉन्ड करता हूँ, है ना। जो ऑनेस्ट जितने भी पूछोगे ना आप, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आईडी तो यार नाम पता है तो ढूंढ लेना यार, इतनी तो मेहनत करना। संजीव खेदड़ डाल देना, आ जाएगा। एक दो दिन में दे लूंगा, एक दो दिन में दे लूंगा, कभी कभी दे लूंगा मैं यार। नंबर के बाद में यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सर क्या मतलब बाद में बच्चे ये नहीं सोचते कि दिन है रात है, और वो कई हैं जो रात को पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और वो बाद में फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या फिर खुद का मन हल्का करने के लिए चलो सर को फोन कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ के, और पर्सनल प्रॉब्लम से तुम समझ गए कि नेक्स्ट टाइम रात को क्या पर्सनल प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, जोड़े वाले खास तौर पे, तो वो सर आज लड़ाई हुई तो आज तो मैं पढ़ाई करूंगा ही करूंगा, तो वो वाली चीज होती है। पर्सनली जिनका इंटरेस्ट होगा ना वो खुद मेरे से मिल लेंगे, नंबर ले लेंगे। यहाँ पे लिखे हुए नंबर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिनको बात करनी होगी, जिनको पूछना होगा वो पूछ लेंगे, बाकी क्या करेंगे, नंबर नोट करके उनकी फोन बुक में सालों साल पड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो ये वाली चीज है। तो बात समझ में आ गई सबको? 10-15 को तो आई होगी 500-600 में से, वो 10-15 ही सेलेक्ट होने वाले हैं यहाँ से, इतने बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बट उस दिन आपको बहुत, एक और मैं वाकया बताता हूँ आपको कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो अभी ऐसी आपके मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं ना, तो मेरा एक दोस्त जो मेंस के बेंच में मेरे साथ तैयारी करता था, और पीछे पीछे की बेंच पे जैसे वो पीछे वाले बैठे हैं, पीछे वाले सो तो नहीं गए, तो हम भी पीछे बैठ के तैयारी करते थे, तो मटर गश्ती सभी करते हैं, तो हम भी करते थे। एक दिन मेरे को स्प्रिंग बोर्ड ने मॉक इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया एसीएफ के, और मैं गया, तो मेरे साथ में मेरा एक और बेचमेट दीपक खटाना वो बैठा था, और एक वर्षा जी हैं जो 5th रैंक पे हैं, हम तीनों का बोर्ड था। तो वो लड़का एंटर हुआ, एंटर होते मेरे को उसको देख हंसी आ गई, क्योंकि वो वही लड़का जो मेरे साथ तैयारी करता था मेंस के बेच में, और वो मुझे मॉक देने आ रहा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि स्थिति कितनी असहज हो जाती है, क्योंकि आप उसके साथ बैठ के पीछे सारी बातें करते हो पहले। ठीक है, और फिर वो एकदम से आपके सामने प्रकट होता है कि ले मेरा मॉक ले, और आप ऐसे देखते हो, अरे मतलब इसको तो सारे राज पता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि आप मतलब पूछ भी नहीं पाते हो, थोड़ा सा ऐसा तो हो ही जाते हैं ना यार। अब आप दोनों अच्छे दोस्त हो, ये सेलेक्ट हो गया और आप इसको बाद में मॉक देने आए हो अगले साल, तो ये बोला तू, तो ऐसे वाकये बहुत होते हैं। ठीक है ना, आप ही में से कुछ ऐसे होंगे जो अगली बार फिर दे रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इस बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो 5वीं इंपॉर्टेंट बात है, 4 याद होगी, 5वीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना है। ठीक है ना, पहला और आखिरी। हमारा तो यही था कि दूसरा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा यार, इतनी ना एनर्जी रहती है ना एफिशिएंसी रहती है, तो पहले अटेम्प्ट में सारी एनर्जी झोंक दो, और खास तौर पे जब एग्जाम आए ना उससे 3 से 4 महीने पहले ज्यादा एनर्जी लगानी है। अभी एग्जॉस्ट नहीं हो जाना है, कहीं अभी अपन एग्जॉस्ट हो जाए, आज मोटिवेट हो गया आज ही जाके 10-12 घंटे पढ़ लूं, 5-6 दिन पढ़ूं फिर ना। इस मोटिवेशन को लंबा कायम रखना है, और लंबा कायम कैसे रखोगे, जो भी थोड़ा थोड़ा है रेगुलर पढ़ते रहें, पर आपके माइंड में एक ये फिक्स रोड मैप हो कि एग्जाम से इतने दिन पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए और उस टाइम में फटाफट रिवाइज कर लूं। तो ये एक रोड मैप आपके माइंड में होना चाहिए। और तैयारी, जो सच बात बता रहा हूं, तो वो जो पिछले जो एग्जाम से जो 3-4 महीने पहले वाली तैयारी होती है ना, काम वही आती है, फिर कंटेंट इतना तो आप भूलते जाते हो। बट अगर रेगुलर रिवाइज करते रहे, मतलब हर सब्जेक्ट का मतलब 15वें दिन मिनिमम आपका नंबर आना चाहिए रिवीजन का। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया आज पढ़ा, ऐसे नहीं कि 2-2.5 महीने भूल गए, कब आएगा तब देखूंगा, कोई पेपर हुआ उसका तो देखूंगा ना। ये खेल
सिर्फ दो चीजों पे चल रहा है। एक, कंटेंट फिक्स, बार बार नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, यहां के पढ़ने हैं, उसके अलावा करंट पढ़ना है या फिर जो अलग से पोर्शन आ रहा है बस उतना ही पढ़ना है, कंटेंट फिक्स हो गया। दूसरी चीज रिवीजन, जो ये नहीं कि बुक की शेल्फ भरी हुई है, पॉलिटी की 10-15 किताब पढ़ी हैं, ऐसे ऐसे थे जब मैं शुरू में आया था। तो और ये जो वो धुरंधर ज्यादा करते हैं जो पुराने होते हैं ना, जो उन्होंने 2-2 3-3 अटेम्प्ट डेली होते हैं, वो आपको क्या बोलेंगे, अरे नहीं ये किताब अच्छी नहीं है। आपको ऑनेस्टली ऐसा बोलेंगे। आप पुराने वालों से जो 2-2 3-3 अटेम्प्ट वाले आपको क्या बोलेंगे, इसमें ये कमी है, तो ये वाली चीज ये पढ़, हिस्ट्री की ये किताब मत पढ़ वो पढ़, पॉलिटी की ये मत पढ़ वो पढ़, नहीं। और ऐसे कुछ थे जब मैं वैशाली में जब हम तैयारी करते थे तो लाइब्रेरी में कुछ आते थे जो 2009 से दे रहा था एक, और वो देता ही जा रहा था, ठीक है इस बार भी दे रहा है। तो वो आपको आके भ्रमित करेंगे कि नहीं ये नहीं, इसकी ये किताब भी पढ़, उसकी वो किताब भी पढ़, दो चीजों पे स्टिक रहना। मेरा था कि यार तू यार इतने साल से दे रहा, तूने सारी किताबें रट डाली, तो उनके पास ज्ञान तो बहुत होता है। मैं एक और चीज बता देता हूं, जो पुराने वाले होते हैं वो क्या 10 किताबें पढ़ लेंगे तो उनके पास ज्ञान तो खूब हो जाएगा, बट उस ज्ञान को प्रेजेंट कैसे करना वो कभी नहीं सीख पाते हैं। फ्रेशर के साथ सबसे बड़ा फायदा होता है, मैं ये बता रहा हूं, सबसे बड़ा फायदा होता है, उसको आप जैसे ढाल दोगे, जो पढ़ना है जैसे लिखना है वो पहली बार में सीख लेगा, पहली बार में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूं, जीता जागता ही, ठीक है। तो पहली बार में स्मार्टली, ठीक है ना, पहली बार में ही होना है, ये चीज मत लाना माइंड में, ठीक है ना। कभी नहीं लानी है कि मेरे को दूसरा अटेम्प्ट देना है या पहली बार में सबऑर्डिनेट में हो जाऊं तो अगली बार प्रॉपर में आ जाऊं, नौकरी लग जाए, कभी नहीं। तो पहली चीज कि पहली बार में सेलेक्ट हो जाना है, कंटेंट लिमिटेड रखना, रिवीजन करना है, उसके अलावा जो मैंने चीजें बताई वो माइंड में क्लियर है, ये 4-5 चीजें जो कर लेगा ना, ठीक है ना, वो पार हो जाएगा एकदम पहली बार में। और फिर वैसा ही मैं बता रहा हूं ना कि आपके कुछ साथी यहाँ पे आपको मॉक देने आएंगे अगली बार, और आप टेबल के इस साइड में होगे और वो उस साइड में होगा, ठीक है। आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे। वो जो लोग बोलते थे कि आप फेल हो चुके थे, बिहार में जाके बर्बाद हो चुके थे, वही लोग बोलेंगे ना पता तो था, होशियार तो था ही, लीन मतलब लाइक मतलब क्या बोलते हैं, लाइन से हट गया था, लीक से थोड़ा सा हट गया था, ठीक है। तो फिर बाद में समझ में आता कि कौन अपना है कौन, और कौन आपको गोली दे रहा है दूसरों के सामने। खूब आएंगे बाद में आपको, खूब मुझे बता रहा हूं ना कि ये हर चीज मिल जाएगी आपको, मतलब जितना भी आप सोचते हो ना, इज्जत, ठीक है ना, हर जगह रेस्पेक्ट, और हर चीज आपके माँ बाप की आपसे भी ज्यादा, क्योंकि आप तो नए नए होते तो आपको इतने लोग नहीं जानेंगे, पर माँ बाप को ज्यादा जानते हैं। तो उनको बार बार आके लोग पूछेंगे, अरे साहब आपका बेटा आपका बेटा, तो उनको कितना क्या ब्याह ब्याह भी हो जाएगा। इस भाई को ब्याह की टेंशन है, ब्याह तो यार कोई वीडियो वगैरह लग जाओगे तो ही हो जाएगा है। आरएस टी को कौन है, अच्छा टीका, अच्छा ये भी मोटिवेशन का एक फैक्टर है इसके लिए कि आरएस बन के मोटा दहेज लूंगा है। पर एक बात बताऊं मैं, जब जाओगे और जब चीजें होंगी ना, सिलेक्शन से पहले ये सोच रहेगी आपकी, ठीक है। जब सेलेक्ट हो जाओगे और जब चीजों को बहुत करीब से देखोगे ना, तब जाके आपको चीजें मतलब आपका नजरिया बहुत बदल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि जो मोटा टीका लेके आएगी ना, तो एक मोटा लठ भी लेके आएगी, ठीक है ना, और वो बराबर सर पे पड़ता रहेगा। तो और ये सच्चाई है यार, इसमें गलत नहीं है, ठीक है। 100 में से कोई 1-2 तो किस्मत बहुत अच्छी हो, उसका भाई का चल जाए, बाकी इश्यूज बहुत होते हैं, ठीक है। और ये भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट है ये, बाकी कोई कुछ भी कितना भी बताए कि नहीं, हाँ ठीक है अच्छी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस इतना मानो, मोटा टीका मिल जाएगा ये मत मानो। ठीक है, तो ये वाली चीज है, बन जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, वरना वापस इन्हीं बेंचों पे अगले बेंच में फिर से बैठे रहोगे। और उनका क्या होगा जो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो नहीं नहीं अच्छा दोबारा करेंगे। ठीक है, तो देख लो भाई, जो ऑलरेडी शादीशुदा वो बोल रहा है कि वो दोबारा शादी कर लेंगे। तो देखो मेरे पास तो बताने के लिए इतना ही था कि जितना भी पढ़ रहे हो 4 से 6 घंटे अभी, ठीक है ना, क्लास के बाद में इनफ है। जो आज पढ़ाया उसको रेगुलर रिवाइज करते रहो, हर 15वें दिन आपका रिवीजन का वो सब्जेक्ट आना चाहिए। कंटेंट को लिमिटेड रखना है, कुछ चीजों से जो दूरी बनानी, जो प्रिकॉशन है एग्जाम तक के लिए, उसके बाद में खूब तुम्हारे इंस्टाग्राम पे खूब लाइन लगी रहेगी, ठीक है ना, जोड़ वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पीछे वालों ने खूब ताली बजाई इस बात पे, तो ठीक है ना। और जिनके नहीं है, जिन्होंने प्रयास किया है, उनके लिए भी मजा तो अपन को इन्हीं चीजों में आता है, तो तभी देखो कितना जोर जोर से हंस रहे हो। तो ये तो एक थोड़ा अलग पार्ट है, बट कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट करता है, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया। और फाउंडेशन के बैच में खास तौर पे होता है, मेंस के बैच में बच्चे सीरियस आते हैं, हम मेंस के बैच में थे बट फिर भी देख लो कि कितना ही सीरियस आया, बड़े सुंदरता में बह गया। तो इसलिए फाउंडेशन वालों के लिए खास तौर पे कह रहा हूं, मेंस वाले तो क्या कम टाइम के लिए आते हैं, 3 से 4 महीने के लिए आते हैं, तो फाउंडेशन वाले थोड़ा सा इस चीज पे, क्योंकि ये चीज उस टाइम जब जिनका फाउंडेशन चला था उनको हम देखते थे, हाँ ठीक है ये तो अपनी रेस से बाहर हो गया है, ठीक है ना। तो जो है वो खुद समझ जाएं कि अपन किस लीग पे चल रहे हैं, और जो नहीं है उनको उस रास्ते नहीं जाना है। ब्रेकअप हो जाए और सेलेक्ट हो जाओ तो मेरे पास आ जाना, और ब्रेकअप होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे पास मत आना, ठीक है।
देखो अलग अलग स्थितियां, अपन कई बार क्या होता है कि लड़कों के लिए जो खास तौर पे कई बार अपन लाइब्रेरी में लड़की के पास बैठ जाए तो भी अपन असहज हो जाते हैं ना। ध्यान नहीं लगता, कितनी जोर से पीछे वालों ने तालियां बजाई उनका नहीं लगता, तो दूर बैठा करो, ठीक है। उसी लाइब्रेरी में और उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब फाइनली सेलेक्ट होके जाओगे ना, तो उन्हीं बेंचों को जब देखोगे कि यार यहीं बैठते थे और इन चीजों से दूर रहते थे, तो लाइब्रेरीज में लगभग कुछ बच्चे फिक्स होते हैं जो 2-2 4-4 साल तक एक ही लाइब्रेरी जाते हैं, 2-4 अटेम्प्ट देंगे, वही आपको वहां फिर मिलेंगे और वो आपको बोलेंगे अरे यार आप तो यहीं आते थे, आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा लगेगा। और वरना आपके ही कुछ साथी सेलेक्ट हो जाएंगे और आप उनसे नजरें चुराओगे, इंफीरियर फील करोगे। ये डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं मैं, बट ये प्रैक्टिकल है सारी बातें। नहीं होगा क्या, एक अपना बहुत ही मतलब ऐसा लगता था यार क्लास में आता था, साथ में बैठता था और देख इसका तो आज पोस्टर लग गया, वही नोट्स जो अगली बार मैं पढ़ूंगा उनके पीछे उसकी फोटो लगी हुई है, और रोज वो देख देख के खून जलेगा। जलेगा नहीं जलेगा? थोड़ा तो फाड़ देंगे। कवर ही फाड़ देंगे। अरे कवर फाड़ने की नौबत क्यों आएगी? खुद सोचो ना कि मेरी खुद की मां हो। जब पहली बार स्प्रिंग बोर्ड के नोट छपे थे ना ये नए वाले, तब मुझे नहीं पता था और मुझे किसी ने फोटो भेजी थी इंस्टाग्राम पे कि सर आपकी फोटो लगी है, तो लगता अच्छा चलो, अच्छा तो लगता ही ना थोड़ा सा, तो ये अपन स्थिति प्रज्ञ हो गया कि कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो धन्य हो गया मैं तो, ठीक है ना। तो हर चीज होगी और ये चीजें सोच के रखना पहले से ही, मैं ये और बता देता हूं। और जिस दिन पढ़ाई का मन नहीं करे ना, जिस दिन ऐसे, तो उस दिन ये चीजें सोचना, उस दिन मोटिवेशन तो कम काम करेगा और ये तो डराने वाली चीजें ना ये ज्यादा काम करेंगी कि अरे यार मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ या नहीं हुई तो बाद में क्या होगा, वो ये होगा और वो ये होगा, इसको सोच के थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे। फाइनली सेलेक्ट होता नहीं होता ये नहीं है कि मतलब यार ठीक है कि जीवन मरण है खत्म ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट कम से कम आपके एफर्ट्स में तो कमी नहीं रहे। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन अगर सेलेक्ट नहीं भी हो तो कम से कम ये तो मन में नहीं आएगा कि यार मतलब मैंने एफर्ट ही नहीं किया यार, यही नोट्स यही चीजें यही थोड़ा सा करंट यही अखबार मेरे साथ वाले ने पढ़ा था यार, और अपन क्या बात करते हैं यार एवरेज ही था, बाद में अपन बातें क्या करते हैं थड़ी पे बैठ के, अरे नॉर्मल सा ही था हमारे साथ ही बैठता था, ठीक है, कोई ज्यादा तुरम खा नहीं था पर सेलेक्ट हो गया। जिन्होंने पिछली बार दिया होगा उनका कोई साथी सेलेक्ट हुआ होगा, उन्होंने ये बात की होगी, जो नए वाले उनको नहीं पता, उनको पता चलेंगी जब अगली बार वापस दोगे तब, और जिन्होंने दिया है उन्होंने ये चीज फील की होगी। ज्यादा सीरियस हो गए सब, सीरियस अंदर से रहो बाहर से दिखाने से नहीं, बाहर खूब हंसो बात करो दोस्तों से, ठीक है, जब डिमोरलाइज हो मन नहीं कर रहा हो तो बैठो भी चाय भी पियो, जो दूसरे काम करते हो वो भी करो, पर जब पढ़ो तो सीरियसली पढ़ो, ठीक है ना। 6 घंटे पढ़ रहे हो पर 6 घंटे मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और अब सवाल जवाब कर लेंगे थोड़े, है किसी के कोई सवाल जवाब से? क्या सवाल जवाब होंगे? है क्या बोल रहे हो? अच्छा सवाल जवाब नहीं, बातें करें। सवाल है सर मैं सर्विस में सिर्फ क्लास ले पाती हूं, सर क्या करें? मतलब क्लास के अलावा क्या करना चाहते हैं, मतलब समझा नहीं। अच्छा एक बार अगर सिलेबस जो भी है, अगर यहां पे भी किसी का, यहां तो कहां होगा सारे नए वाले हैं, है क्या कोई जॉब वाला? जॉब वाला है कोई? अच्छा दो, एक है, किसमें हो आप? है फूड ऑफिसर? अच्छा खुद का, तो खुद का ऑफिसर? नहीं नहीं अरे कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई प्राइवेट सर्विस में हो जहां जिसको जाना पड़े, आप खुद का तो आज गए नहीं, आप यहां आ गए, ये नहीं, कोई वैसे सर्विस में, वैसे पूछ रहा हूं। जो सर्विस में है उनके साथ ये दिक्कत आती है, ठीक है, कि सर्विस में भी जाओ क्लास भी लो। तो जो भी ये मैम है उनके लिए स्पेशली मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि अगर सर्विस में है तो आपको इन लोगों से थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, जो फाउंडेशन वाले हैं या जो पर्सनली सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, जो सर्विस में नहीं है, ठीक है, तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा है तैयारी के लिए। जब भी सर्विस के अंदर जो छुट्टियां होती हैं जो गवर्नमेंट में है, जैसे कि अभी हमारी 4 दिन की छुट्टी थी, तो इस तरह की जो छुट्टियां हों उनको ज्यादा यूटिलाइज करो, संडे सैटरडे को ज्यादा यूटिलाइज करो, ठीक है। और अगर सर्विस के अंदर बीच के अंदर, जैसे कि मेरे भैया थे वो भी सर्विस में थे, उन्होंने भी जब पेपर दिया था उनकी रैंक मतलब 800 थी, 801, तो फाइनली उनको कुछ अलॉट नहीं हुआ था, बट वो भी सर्विस में थे। तो वो करते थे कि जितना भी टाइम जो ड्यू टाइम बीच में मिलता है, जो लंच वाला और वो उनको कंज्यूम करते थे वो। तो ये जो सर्विस वाले हैं उनके लिए एक फैक्टर होता है कि आप कितने मोटिवेटेड है, वो टाइम वो ही निकाल पाएंगे। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप सर्विस में हैं, तो आपको लंच का टाइम मिल रहा है या जो सुबह और शाम वाला टाइम मिल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो। संडे सैटरडेज जो गवर्नमेंट हॉलीडेज आती हैं उनको कंज्यूम करो। आपको थोड़ा सा इनसे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ये फैक्ट है।
और इनके बराबर आने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सर्विस में हो तो, ठीक है ना। इसके कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस ये है कि ना आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि टाइम तो सबके पास फिक्स है। आपका सर्विस में जा रहा है और इनका सर्विस में नहीं जा रहा है, ठीक है। यहां वालों का कोई सवाल? सब इतना अच्छे से समझ गए क्या, या कुछ समझ में नहीं आया? दो स्थितियां होती हैं जब सवाल नहीं होते हैं। एक तो जैसा ऊपर से चला गया, फेंक गया ये, ठीक है। और एक जब सब समझ में आ जाए। क्या? करंट? करंट के लिए जो न्यूज़पेपर तो रेगुलर एक रीडिंग और फाउंडेशन वालों को तो मस्ट है। और इसकी चीज की हेल्प अभी महसूस नहीं होगी ना, अगर तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि इंटरव्यू में बहुत महसूस होगी। इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रेंडमली आपसे पूछे जाएंगे, और उन इंटरव्यू के क्वेश्चंस के अंदर आप जो सोच जो आपकी अखबार को पढ़ पढ़ के जो डेवलप हुई है ना, वो ही बच्चे बोल पाएंगे और दूसरे नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि न्यूज़पेपर की हेल्प प्री में मिले नहीं मिले, बट मेंस और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मिलेगी। मेंस और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो करंट के लिए एक तो न्यूज़पेपर तो रेगुलर अपन पढ़ ही रहे हैं, और दूसरी चीज जो मैगजीन आती है मंथली, कौन सी? मूमल, वो तो हो गई राजस्थान के लिए। और इंडिया के पोर्शन के लिए क्रोनोलॉजी ना, हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ेंगे दृष्टि की, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे विजन आईएएस की। आया समझ में? करंट दो जगह से कवर करना है, एक जो रेगुलर न्यूज़पेपर और दूसरी चीज मैगजीन। मैगजीन के अंदर राजस्थान के लिए मूमल और सुजस में बताऊंगा, बट सुजस में बताऊंगा इंटरव्यू के लिए आपको। जब इंटरव्यू की तैयारी करोगे ना, तब कभी आएंगे, कभी ऐसे बुलाएंगे तो इंटरेक्ट करेंगे, तब आपको बताऊंगा, तब आपको वो पढ़नी है। और इंग्लिश मीडियम में विजन और हिंदी में दृष्टि। इसकी दो खास वजह है। पहला, न्यूज़पेपर से जो पढ़ोगे तो आपकी जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको जो एक चीजें जो समझ एक डेवलप होगी आपकी धीरे धीरे चीजों को समझने में, और कौन सी न्यूज स्किप करनी है, कौन सी न्यूज पढ़नी है, इस चीज में। न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा आता है, और अपन को मजा कौन सी न्यूज में आता है? उसने उसकी हत्या कर दी है, दारू पी के गाड़ी ठोक दी। तो धीरे धीरे जब 10-15 दिन न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो अपने आप चीजों को फिल्टर करना स्टार्ट कर दोगे कि कौन सी न्यूज मेरे मतलब की है, कौन सी न्यूज मेरे मतलब की नहीं है। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस मैंने पर्सनली पढ़ा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसमें जैसे कि कौन सी मेन होती थी, फ्रंट पेज पे क्यों? क्योंकि या तो फिर कोई मोदी की कोई समिट वगैरह होती थी, मोदी जी की, या फिर कोई इंटरनेशनल समिट वगैरह, तो जो भी इंडिया की जो नेशनल के मुद्दे होते थे वो होते थे। एक पेज आता था उस पर वर्ल्ड सेक्शन, जो आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक पेज आता था उस पर इकोनॉमी का, जो करंट की इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल होती थी। और एक पेज आता उस पर एक्सप्लेन्ड पोर्शन। हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। एक्सप्लेन्ड पोर्शन कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है क्या यहाँ पे? बहुत कम। एक्सप्लेन्ड पोर्शन पढ़ते हो? बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। सेम ऐसा ही जो मैंने 4 पोर्शन बोले ना, ये जो 4 पोर्शन बोले, इसकी हेल्प मिलेगी मेंस में। क्यों? जो फ्रंट पेज के जो मुद्दे आते हैं नेशनल टॉपिक, वो आपको पॉलिटी में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, या फिर जो वो मुद्दा चल रहा होगा तो जो स्टैटिक टॉपिक पूछा जाएगा वो करंट मुद्दे से जोड़ के पूछा जाएगा। दूसरी चीज, इकोनॉमी में जो करंट है वो आपका वहां से साथ साथ तैयार होगा। और न्यूज़पेपर से साथ साथ तैयार करोगे, उसके दो फायदे हैं। जब जिस दिन मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, तो न्यूज़पेपर वाला तो रिवाइज हो गई, ठीक है। और जब वो न्यूज़पेपर वाला पढ़ा होगा तो मंथली में वो चीज रिवाइज हो जाएगी, यार ये तो चीज मैंने पढ़ी थी और ये इंपॉर्टेंट थी, मतलब, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड आईआर के लिए जो मैंने बताया कि करंट का सेक्शन काफी आता है, ठीक है ना, तो वर्ल्ड वाला हो गया। ये जो 3-4 पोर्शन है ना, ये दैनिक नवज्योति जो हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले, इन दोनों को। और जो करंट मैगजीन पढ़ोगे तो उसके अंदर भी 3-4 चीजें जो हर बार पढ़नी है अपने को, वही एक तो आईआर, पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के अंदर कई बार क्वेश्चंस करंट से आते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर, 5 नंबर या जो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके क्वेश्चन की शुरुआत अगर आप मेंस के लिखने में रिसेंटली से करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं बता देता हूं, ठीक है ना। एक और चीज जो आंसर राइटिंग के लिए मैं थोड़ी सी, ये चल रहा है भागीरथ, क्या नाम है, भागीरथ, तो जो मोटी मोटी चीजें वो मैं बताता हूं। तो करंट वाली ये चीज होगी। फिर करंट के अंदर जब मैगजीन पढ़ोगे ना, तो मैगजीन के अंदर आपको पढ़नी है एक तो साइंस टेक, क्योंकि साइंस टेक के जो मैं बता रहा हूं मिसाइल्स वगैरह ये सब। एक पढ़ोगे इकोनॉमी, तो जो इंडिया लेवल की जो भी स्कीम्स हैं, क्योंकि अपन इंडियन बजट और सर्वे नहीं पढ़ते, इंडियन सर्वे नहीं पढ़ते अपन यहाँ पे, तो वो जो स्कीम्स वगैरह वो आपकी यहाँ से साथ साथ तैयार हो जाएंगी। और इसके अलावा जो वर्ल्ड के लिए अपन आईआर पढ़ेंगे और एक पॉलिटी, ये 4 पोर्शन तो मेजर हर बार पढ़नी है। उसके अलावा जो चीजें वो आप छोड़ सकते हो, जैसे सोशल एनवायरमेंट वाली भी है, ठीक है, इनके इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये 4 चीजें हर बार पढ़नी है। तो करंट का तो ये हो गया, समझ में आ गया सबको करंट का कहां से करना है, और करंट कहां पूछा जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है कि हर सब्जेक्ट के अंदर करंट कौन सा कहां से पूछा जाएगा, ये भी मैंने आपको दिया। हर साल वही पूछा जा रहा है। इकोनॉमी के अंदर जो स्कीम्स पूछी जा रही है इंडिया वाली, वो आपको मैगजीन में मिल जाएंगी, मंथली मैगजीन में, या रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज आपका साथ साथ रिवीजन हो जाएगा मंथली मैगजीन में, जो भी आपने रिवीजन जो न्यूज़पेपर में पढ़ा उसका, ठीक है ना। साइंस टेक के अंदर एक दो करंट वाले आ जाते हैं, आईआर करंट में मिलेगा ही मिलेगा आपको। पॉलिटी के अंदर जो भी आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आएंगे वो करंट से जुड़ के आएंगे, जो 10 नंबर वाले या 5 नंबर वाले,
ठीक है ना। इसके अलावा पूछो, करंट का क्लियर हुआ? उसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने बताए थे वो क्लियर है? एक, हाँ हाँ एक, हाँ ये बहुत सही चीज है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है अपने को कि मेंस में अपन फैक्ट ज्यादा लिखें या जो जनरल कंटेंट है वो ज्यादा लिखें। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो भी आप लिखते हो, अपन कोई भी चीज जो लिखते हैं ना, एक जनरल जो मैं चीज लिख रहा हूं, उसको जस्टिफाई किससे करते हैं अपन? फैक्ट से। मैंने कोई चीज लिखी, पॉलिटी के अंदर मैंने कोई आंसर लिखा, मेरी बात पे वजन कैसे आएगा? कि मैं उसमें कोई आर्टिकल मेंशन करूं या कोई फैक्ट मेंशन करूं, तो वो चीज जस्टिफाई हो गई। ठीक है, फैक्ट की इतनी ही इंपॉर्टेंस है कि आप कोई चीज लिखते हो तो उसको जस्टिफाई करना। अब दूसरी चीज, फैक्ट कहां ज्यादा लिखना है, कहां कम लिखना है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर कभी जनरल लैंग्वेज नहीं लिखनी है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना 2 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा फैक्ट शुरू से ही। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि 2 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको डायरेक्टली ये पूछ लिया कि इसके अंदर किन्हीं 2 किताबों का या किन्हीं 2 कोई रीजन एक्सप्लेन करो, तब तो आप कैसे लिखोगे? 1 नंबर 2 नंबर। पर अगर आपसे सिर्फ ऐसे पूछ लिया कि व्हाट आर द जनरल फैक्टर्स या व्हाट आर द जनरल रीजंस, तो मेरा आपको हमेशा कहना है कि हमेशा 4 पॉइंट लिखना। क्योंकि टीचर की मानसिकता पता नहीं क्या हो, वो 1 पॉइंट को आधा नंबर का माने या 1 पॉइंट को 1 नंबर का माने। अपन अपनी तरफ से हमेशा सेफ खेलें कि 2 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा 4 पॉइंट लिखें, जब तक ये कहा नहीं गया हो, स्पेसिफाई नहीं किया गया हो क्वेश्चन के अंदर कि किन्हीं 2 किताबों का उच्चारण करें या किन्हीं 2 चीजों को ऐसा लिखें। समझ में आया? वरना हमेशा 4 लिखें, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में अपन कभी भी नंबर गंवाने की ना सोचे, अपन को नंबर गेन करने वहां। तो फैक्ट की एक बात हो गई 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, जैसे कि आपने पूछा था। ठीक है, क्या नाम आपका? मयंक। एक हो गया आपके 5 नंबर के क्वेश्चन और एक हो गए 10 नंबर के क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन में मेरा ये कहना है कि हमेशा शुरुआत फैक्ट से करो। और शुरुआत अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तब तो आप फैक्ट से करो। अगर कोई करंट का क्वेश्चन है तो शुरुआत हमेशा रिसेंटली से करो। ठीक है ना, रिसेंटली, दिस हैज हैपेंड या जो भी है। ठीक है, इसके 2 फायदे हैं। जैसे ही एग्जामिनर, देखो यही चीजें होती है कि आपको साइकोलॉजी जो अपन बोलते हैं कि किस माइंडसेट से टीचर कॉपी चेक करता है, अगर अपन को ये समझ में आ जाए, ठीक है ना, तो अपन सेलेक्ट हो जाए। सही बात है ना, कि अपन कई बार देखते हैं कि अक्षत जैन 2018 का यूपीएससी का रैंक सेकंड होल्डर, उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब मैं तैयारी कर रहा था। तो उसका एक विजन आईएएस पे एक वीडियो था टॉपर स्टॉक करके, और उसने बहुत ऑनेस्ट बात कही थी। वो वीडियो 2 से 2.5 घंटे का है, देखना जरूर, जरूर देखना। बहुत सही बातें बताई हैं। एक चीज वो कहता है कि बहुत सारे लोग होंगे जितने भी जो सेलेक्ट हुए उनमें से, जिनको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, नो डाउट। वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, काफी इंटेलिजेंट है, उनको मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। पर मैं, मेरे पास जितना नॉलेज है उसको प्रेजेंट करने में उन सबसे आगे हूं, इसलिए मैं टॉपर हूं। बात समझ में आई? और ये बंदा वो इतना फ्रैंकली कहता है कि कोई भी टॉपर इतनी हिम्मत अगर सोच के देखो तो नहीं करता है। सेलेक्ट होने के बाद में सब पहले किसी ने क्या किया होगा, उन चीजों को बदल देते हैं और कहेंगे मैं तो इतने घंटे पढ़ता था, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था। ठीक है, उसने बहुत ऑनेस्टली कहा है कि मेरी जो लिखन शैली थी, जो मेरी टेक्निक्स थी, उन टेक्निक्स की वजह से मेरे को चाहे से नॉलेज कम हो, पर मैं ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्ड करता हूं। समझ में आई? तो ये चीज बहुत बड़ा मैटर करती है कि आप अपने आंसर्स को लिखते कैसे हो। और जब वो बंदा इतना फ्रेंकली आपको कह रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, नॉलेज तो चाहिए ही, नॉलेज के बिना तो लिखोगे क्या वहां। बट नॉलेज के अंदर अगर 19-20 भी पर आपकी लिखने की शैली बहुत अच्छी है, तो मैं कहता हूं कि आपकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है ना, तो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखने की प्रैक्टिस। ठीक है ना, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि रोजाना लिखो, 15 से 20 दिन अगर रेगुलर लिख लोगे ना, तो एक मोटी मोटी नब्ज जो होती है ना वो पकड़ में आ जाती है कि आंसर को कैसे लिखना है, और सीख जाओगे। सही बता रहा हूं मैं, जब मैंने भी जब तैयारी शुरू की थी तो मतलब 15-20 दिन बाद में जब मेंस के बेच में जब सर को क्वेश्चन चेक करवाता था, दिग्विजय सर को, तो कहते थे बोले कि ना, बोले कि तेरे को नब्ज पकड़ में आ गई। नब्ज कैसे? जैसे क्वेश्चन पढ़ा अपन ने, क्वेश्चन पढ़ते ही अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क आना चाहिए। फ्रेमवर्क कैसे? क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ते ही अरे यार इसके अंदर मैं सबसे पहले 3 लाइन में तो ये लिखूं कि रिसेंटली, या जो भी कोई अगर डेफिनेशन है 10 नंबर का क्वेश्चन है जैसे, तो इसके अंदर मैं रिसेंटली दिस हैज हैपेंड, उसके बाद में इसको मैं ब्रीफ जो भी इसकी बॉडी है, और फाइनली इसको मैं कंक्लूड करूं। ये 3 ही पोर्शन होते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए, बता देता हूं पहले। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप इंट्रो किसे दोगे? या तो आप उसकी कोई डेफिनेशन लिखोगे, कुछ चीज पूछी गई उसकी 2 लाइन में, उसके अगली उसकी आ जाती है बॉडी, जो क्वेश्चन की डिमांड की गई है, ये लगभग आपकी 8 से 10 लाइनों में, और लास्ट में आ जाता है उसका कंक्लूजन, जो 2 से 3 लाइनों में। समझ रहे हो ना सब? समझ रहे हो? ये फ्रेमिंग आपके माइंड में क्वेश्चन पढ़ते ही जिस दिन आने लग गई ना, ठीक है ना, ये तो हो गई 10 नंबर की।
2 नंबर की मैंने आपको बता दी, 2 नंबर में कभी ज्यादा नहीं। बट ये है कि अपन को तो यार कुछ जनरल बातें याद आ रही हैं, ठीक है ना, तो लिख देना जरूर। कभी ये ना हो कि मेरे को जनरल बातें तो याद आ रही थी पर मैंने सोचा जनरल बातें क्यों लिखूं, मैं तो आरएस एग्जाम दे रहा हूं, टीचर जो कॉपी चेक करेगा वो क्या सोचेगा, आरएस एग्जाम दे रहा है जनरल बातें लिख रहा है, गलत तो नहीं लिख रहे हो। जहां कुछ भी नहीं आ रहा है वहां अपन उस क्वेश्चन से रिलेवेंट अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो गलत तो नहीं लिख रहे हो, गलत लिखो तब तुम गलत हो। सर मेरा स्तर तो इतना ही है, मेरे को तो जनरल बातें याद आती है तो मैं तो जनरल ही लिखूंगा। तो पहली चीज क्वेश्चन छोड़ने वाली जो एक माइंड में डाउट होता है कि क्वेश्चन छोड़ दें क्या, तो नहीं आ रहा बिल्कुल ही एकदम, अपने तो बिल्कुल ही सिट्टी बिट्टी भूल हो गई, भाई ये क्या पूछ लिया, तब छोड़ दो। बाकी जनरल आंसर भी हमेशा लिखना होता है, जो अच्छा था उसको बहुत अच्छा लिखो। इस पर भी मैं आपको क्लास में एक बात बताऊंगा। तो ये हो गया 2 नंबर का हो गया। फिर जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, अब इसके अंदर जो आपकी फैक्ट की बात थी जो मैं बताता हूं, आपका अगर फैक्ट होगा तो या तो डेफिनेशन में आएगा या 2 लाइन का जो इनिशियली जो रिसेंटली का जो आप इंट्रोडक्शन दोगे उसके अंदर आएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो आप रिसेंटली दिस हैज हैपेंड वो एक फैक्ट हो गया आपका, ठीक है, या डेफिनेशन भी एक फैक्ट हो गई कि आपने उसको, और उसके बाद में बॉडी के अंदर जो भी चीज पूछी गई है वो चीज लिखो और फाइनली उसको कंक्लूड करो, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर आप फैक्ट थोड़े कम कर सकते हो, कंक्लूजन के अंदर तो अपन को अपनी राय देनी है, ठीक है। 2 नंबर का समझ ही गए। 5 नंबर के लिए स्पेशली अगर क्वेश्चन बनता है, आपको लगता है कि यार इसको मैं पॉइंट में लिख सकता हूं, तब पॉइंट में लिखना है, तो डायरेक्ट पॉइंट स्टार्ट करने हैं। अगर ये लगता है कि नहीं यार इसमें तो पॉइंट्स तो मेरे को 2 ही याद आ रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा पॉइंट तो बनेंगे नहीं, तब क्या करो, या तो कोई रिसेंटली का पॉइंट याद आ रहा हो तो भी मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन को भी मैं साफ कहूंगा कि रिसेंटली से स्टार्ट करना है, 5 और 10 को। 2 नंबर में ये चीज लागू नहीं होती है पर 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन में ये लागू होती है। अगर रिसेंटली का आता है तो ठीक है, अगर नहीं है ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट शुरू करो, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में कभी इंट्रोडक्शन नहीं देना है, समझ गए, कभी इंट्रोडक्शन नहीं देना है कि मैं पहले ना, अच्छा ये पूछा, ये मेरे को ज्यादा आता है, इतना पेज आता है तो मैं इसमें थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन दूं 1-2 पेज का, नहीं, मतलब ही नहीं है। टीचर जो डिमांड कर रहा है 5 नंबर में डायरेक्ट उसको परोस के दो, और हमेशा वो बच्चा ज्यादा नंबर पाता है जो क्वेश्चन की डिमांड है वो डायरेक्ट दे दे, घुमा फिरा के ऐसे करे ना कचरा पट्टी, तो वो सोचता है इसको आता नहीं, गोली दे रहा है। तो जो 5 नंबर में जो पूछा डायरेक्ट 2 में 10 में आप इंट्रोडक्शन दोगे, या फिर 5 नंबर में आपको उसका कोई करंट फैक्ट आता है तो आप रिसेंटली में वो फैक्ट जरूर लिखोगे। उससे एक माइंड, एक साइकोलॉजी का तैयार होती है इस बच्चे को, रिसेंटली करंट से भी अपडेटेड है और फाइनली उसको जो ब्रीफिंग जो आपने की नीचे इसको वो तो आता ही है, ठीक है ना। ये साइकोलॉजी वाली जो बातें ना, ये आपसे कोई कभी करेगा भी नहीं, मैं एक और बता दूं आपको। कोई आएंगे ना वो बोलेंगे नोट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, ठीक है ना, सब पढ़ ही रहे हैं यार सब, एक चीज बताओ, नहीं पढ़ रहे हो क्या सब, नोट तो सभी पढ़ रहे हैं, जो भी जो एक ट्रेडिशनल चीजें वो सभी फॉलो कर रहे हैं। अच्छी रैंक के लिए कुछ अलग करोगे, खुद की कमियां निकालोगे, टॉपर्स कैसे पढ़ते थे वो पता करोगे, ठीक है ना। तो ये मेरे तरीके थे जिससे मैं पढ़ता था, आपके क्या तरीके हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बट लिखने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि आपको 2, 5, 10 वाले जो कैसे लिखने हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक जो बहुत अपन अक्सर जो महसूस करते हैं, सारे सब्जेक्ट किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सारे सब्जेक्ट किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पूरी छोड़ी थी कंप्लीटली, मुझे याद नहीं होती थी हिस्ट्री, वो अकबर कब आया क्या करके गया मुझे नहीं पता, नहीं होती थी। पर आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। मेरा डायनेमिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, मुझे पता था कि मेरी इकोनॉमी काफी अच्छी है, साइंस अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, जो डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं ना इनमें बहुत अच्छा लिखूंगा, ठीक है। इकोनॉमी अच्छी है, साइंस अच्छी है, पबेड अच्छी है, ठीक है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ते तो ये अच्छी है। हमेशा आपके 5 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिनमें आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट ऐसे मतलब पूरा ऐसे है कि यार इसमें से 65 में से 35 से 40 नंबर तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा मेंस में। ये 5 सब्जेक्ट हमेशा माइंड में यहां होने चाहिए। हिंदी को तो अलग रखना ही है, ठीक है ना, उसके अलावा जो ये वाले सब्जेक्ट है ना उनमें से मैं बता रहा हूं बड़े वालों में से, मुझे तो मेरे ये पता थे कि इनमें मैं खूब स्कोर करूंगा, हिस्ट्री में मैं पीछे रह जाऊंगा मुझे पता है। बट हिस्ट्री के अंदर भी आप स्मार्ट कैसे करते हो कि जो चीज कम पूछी जाती है उसको छोड़ दो, एनसीईआरटी टेबल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 नंबर का नुकसान होगा, बट आपको पता होना चाहिए जो मैं 5-7 नंबर यहाँ जो नुकसान कर रहा हूँ इकोनॉमी और साइंस में इनसे जो मेरे जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर इनसे आगे निकल जाऊंगा, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जिस दिन आपके ऐसे माइंड में रहेगी ना कि यार मेरे को ये चीज छोड़नी पड़ी है, जैसे इकोनॉमी के अंदर शुरू से अच्छा कॉन्फिडेंस था तो इकोनॉमी में था कि बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा। एक ब्रेक्सिट का क्वेश्चन आया था, इंपैक्ट ऑफ ब्रेक्सिट पूछे गए थे 2018 वाले का, तो लगभग बच्चों ने उसमें आंसर लिखा। सबसे पहले ब्रेक्सिट कब हुआ, 10 नंबर में था वो शायद, है ना। तो 10 नंबर में आप जो मैंने आपको एक परिपाटी बताई थी वो क्या थी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो ब्रेक्सिट क्या है कब हुआ, 2 लाइनों में आ गया, 2 से 3 लाइनों में। अब आगे इंपैक्ट्स आगे पूछे गए थे उसमें इंपैक्ट्स। अब एक चीज बताओ, इंपैक्ट्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप खुद बताओ, पॉइंट्स में, सब पॉइंट्स में लिखोगे, हाँ, डायमेंशन जैसे, कोई ये सोचेगा कि प्रोज और कॉन्स, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव थे इसके, थे, नकारात्मक क्या थे बताओ जरा, आप सब तैयारी करो, ब्रेक्सिट काफी बड़ा मुद्दा रहा हुआ है। नकारात्मक प्रभाव क्या थे ब्रेक्सिट के, 1-2 कोई बता सके, हाँ, ये तो सकारात्मक हुआ ना, मैं नकारात्मक पूछ, हाँ, तो क्या भारत के लिए वहां जाने के लिए,
अच्छा, सबसे शक्तिशाली देश था। अच्छा, ठीक है, मतलब चलो कोई ना, अच्छा प्रयास। और कोई? वर्ल्ड इकोनॉमी जुड़ी हुई है, इंडिया की इकोनॉमी भी उससे इंटरलिंक्ड है। आज रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यहां पे शेयर मार्केट गिरा, गिरा। तो भारत, पूरे विश्व में कहीं पे भी कोई इकोनॉमी में बड़ा बदलाव होता है तो उससे इंडियन इकोनॉमी भी इंपैक्ट होती है। जब ब्रेक्सिट हुआ था तो इंडिया की शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम काफी नीचे तक आ गया था। ठीक है, ये चीजें कहां पढ़ते, अखबार पढ़ते तब पता होती ना, होती। तो जब हम बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे थे तब पता चला था कि सबने पॉइंट लिख दिया कि जैसे मान लो कि नहीं, ये इंपैक्ट हुआ, भारत वहां जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, जो भी इन्होंने बताया पॉलिटिकल। बट कभी भी इंपैक्ट पूछे जाए तो हमेशा माइंड में दो चीजें आनी चाहिए, प्रोज और कॉन्स। हर चीज के कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब प्रोज में आप वो लिखो, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा, वहां जाके एंट्री के वो मौका मिलेगा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। कॉन्स के अंदर ये लिखो कि वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था तो इंडिया की इकोनॉमी भी इंपैक्ट हुई, ठीक है ना, उस टाइम डाउन भी थी। जो एक इंटरनल कंपटीशन है वो देशों के अंदर बढ़ा वहां जाने के लिए, ठीक है, तो इससे इंडिया को भी कंपीट करना था। ये जो डायमेंशन सोचना है ना, एक तो डायमेंशन सोचना होता है आशा राशा, जो आपको बताते हैं सोशल पॉलिटिकल, ये वाली। एक होता है हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है ना। और ये चीजें कहां से आएंगी? जितना लिखोगे, जितना सोचोगे। हम लोग एक चीज करते थे, जब हम बाइक से जब रूम पे जाते थे ना, तो मुझे याद है एक जना एक क्वेश्चन बोलता था, दूसरे से पूछता था चल इसकी फ्रेमिंग बता, आंसर नहीं बोलना होता था। क्या बोलते थे? फ्रेमिंग बता, कि ये क्वेश्चन इसकी कैसे फ्रेम करेगा। तो ऐसे बताते थे, यार देख मैं शुरू के 3 लाइन में इंट्रोडक्शन दूंगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा, फिर इसकी बॉडी में अपन ये चीजें लिख देंगे और फाइनली इसको ये कंक्लूजन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फ्रेमिंग जितनी बार अपन बैठे बैठे, आप चाय की थड़ी पे बैठो, कोई भी क्वेश्चन है, बोलिए यार ये है ना, इसका आंसर तो आपको पता है, फिर तो पता, बट इसकी फ्रेमिंग कैसे करोगे? फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आना और प्रेजेंट करने में बहुत फर्क है। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग होंगे जो मैं बता रहा हूं तो इतने इतने साल से दे रहे हैं, उनको आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। पर मैं उनसे स्मार्ट हूं, क्योंकि मेरे को जो आता है ना, मैं वो टीचर को इतने अच्छे से प्रेजेंट करके देता हूं कि टीचर मेरे को नंबर देता है। और अपन को ज्ञान लेके कहां जाना है? सेलेक्ट होना है। ज्ञान लेना होता तो अपन प्रोफेसर बनते। कुछ भी इररिलेवेंट लगे तो बता देना कि सर ये चीज रिलेवेंट नहीं है प्रैक्टिकली। किसी को लग रहा है? पीछे वालों मजा आ रहेगा? ठीक है ना। तो ये चीज है। दूसरी चीज जो मेंस के राइटिंग में आप थोड़ा सा ध्यान देना, वही जो मैं बता रहा हूं, जो अक्षय जैन का वो एक वीडियो देखना, ठीक है ना। कभी भी अगर किसी से कुछ अच्छा सीखते हो ना, तो उसको बताने में शर्माना काहे को यार, ठीक है ना। जहां से मैंने उनसे सीखा, तो मेरे से किसी ने पूछा यार वो वीडियो अच्छा, तो उसने बंदे ने काफी जेन्युइनली चीजें बताई, तो सुनो ना उसको, जाके देखो ना। वहां पे मैं उसकी सारी चीजें खुद पे मान लूं कि नहीं मैंने देख ऐसा किया था, मैंने ये सोचा था, देख मैं कितना स्मार्ट हूं। तो आप कभी भी मतलब ऐसे वो वाली बात नहीं कि मतलब ठीक है कि सक्सीड हो गए तो आप दूसरों की सारी चीजें अच्छी अपने अंदर बता दो। सच्चाई है कि जहां से जो लिया उसको बता दो, ठीक है, फ्रेंकली मैंने वहां से वो सीखा था, तू भी सीख, अच्छी चीज है, तुझे सेलेक्ट होना तो वहां से सीख। वो बच्चा, वो बंदा अपने वो प्रेजेंटेशन के वो तरीके बताता है उसके अंदर बहुत साफ तौर पे, कि मैं तैयारी करता था तो मैं कैसे करता था। उसने 3-4 माइंड में हमेशा रूट मतलब से बना रखे थे। तो कहता था, एक तो जब वो जो डायमेंशन जो इन मैम ने बताया था, इन्होंने कहा था, शायद इन्होंने कहा था पॉलिटिकल डायमेंशन, कौन किसने कहा था, आपने कहा था। तो वो ये कहता था, जब मैं जो डायमेंशन लिखता था तो उसका लिखने का तरीका देखो आप, डायमेंशन तो सबको आ रहे हैं, लिखने का तरीका देखो उसका। जैसे बोलता था कि सोशल डायमेंशन है, तो बोला मैं उसको ऐसे ब्लॉक में बंद करता था, ठीक है ना, और ऐसे लिखता था, जैसे कि सोशल डायमेंशन का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, पॉलिटिकली वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बोले मैं ऐसे करता था, ठीक है, और नीचे जो भी है। अब होता क्या है, 2-3 चीजें मैं बता देता हूं आपको कंपेयर करके। ये है जो मैंने आंसर लिखा है पैराग्राफिकल फॉर्म में, मुझे और इसको सेम आता है, हम दोनों को एकदम सेम चीजें आती हैं, ठीक है ना, कुछ भी फर्क नहीं है। मैंने आंसर लिखा ऐसे, इन मैडम ने आंसर लिखा ऐसे, और वो आंसर लिखा इस भाई ने। अब खुद से सोचो एक बार कि सबसे ज्यादा नंबर किस आंसर में मिलेंगे, है ना। कि वो कैसे चेक करता है, वो सीधी सी बात है, वो पैराग्राफ में बिल्कुल आपने बहुत अच्छा लिखा पर उसको कोई मूड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के, कितने मिलते हैं वो तो मैं पूछ के बताऊंगा। इसको देखो अभी भी इंटरेस्ट ये है दहेज मोटा ले लूं, पैसे कितने मिल रहे हैं, दहेज वाला तो तुम्हारा नहीं था, उसका था। तो जब कभी हमने भी कॉपी चेक की थी कई बार, तो पता था कि यार मतलब ऐसे चेक होती है, तो इसमें क्या वो देखेगा नहीं, वो क्या देखेगा, हाँ अच्छा ठीक 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 है ना, और वो कई 4-4.5 नंबर आपको देके अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरी कर लेगा। यहाँ आएगा तो पॉइंट पड़ेगा, अरे 6-7 पॉइंट लिखे तो इसको मैं दे देता हूँ 6 नंबर के लगभग, या 5.5 के लगभग जो भी है, ठीक है। सेम चीज है दोनों आंसर में, ये और बता दे रहा हूं मैं आपको, 1-1.5 नंबर का फायदा हो गया। जैसे वो यहाँ आएगा वो देखा, अरे यार ये तो बहुत ही सही है, सोशली मतलब इसने बता दिया, ठीक है, पॉलिटिकली वो यहाँ वाली चीज पे भी ज्यादा गौर ही नहीं करेगा, ये और बता देता हूं आपको, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म। और दूसरी चीज, जिन बंदों के साथ पेपर छूटने की समस्या होती है उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं, इसमें लिखोगे सारी लाइनें भरोगे, ठीक है ना, नंबर कम मिलेंगे। यहां सबसे कम लिखना पड़ेगा,
बट ये लिख तभी पाओगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बड़े को छोटा करके लिखना है, ठीक है ना। पर टाइम सबसे कम लगेगा और सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे 7 से 7.5। और अगर ऐसा ना हो तो करके देख लेना और यहां पे इनको बोल देना कि उन सर को वापस बुलाओ, ऐसे तो मेरे नंबर आए नहीं, वापस आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बुला लेना चाहिए। नहीं, अगर पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं ना तो हमेशा ऐसे लिखने की कोशिश करनी है। हाँ हाँ, तो वो राइट पॉइंट तो मैंने ये तरीका बताया ना। हाँ। हम्म। पॉइंट में ये तो मैं बता रहा हूँ, सेंटेंस में क्यों लिखना है, जहां तक पॉइंट में है तब तक ये जिस क्वेश्चन में आए ना, और ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने उस बंदे से कॉपी की थी, अक्षय जैन से, और मैंने 4 क्वेश्चन में ये लगाई थी मेरे मेंस के, 2 इकोनॉमी के था, एक शायद कोई पॉलिटी का था, एक और कहीं और था, है ना ये वाली। और मतलब जितने नंबर सोचते नहीं हो उससे डबल आते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एक जो अपन ये बनाते हैं बीच में से, ये वाली चीज 2 नंबर में भी बना सकते हो। पुराने टॉपर्स की कॉपी जब देखोगे मेंस की तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में किसी ने तो ऐसे आंसर लिखा है और किसी ने सिर्फ इतना सा बताया है ना, इतना सा बना के शायद 3 ही लिख दिए, तो उसको तो 2 में से 2 दिए, ठीक है ना। इसने भी सेम वही चीज लिखी है, बट इसको 1 या 1.5 ही दिया है। जो चीज मैं समझा रहा हूं समझ में आ रही है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बहुत मैटर है, ठीक है ना। उन भाई लोगों को बहुत हंसी आ रही है वहां पे, अरे क्या वो हमें बता दे यार। तो मोटा मोटा जो था कि कैसे लिखना कहाँ क्या, ठीक है ना, ये चीजें मैंने आपको बता दी है, और एक बार उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट 2-3 ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि मेरे को जैसे ऐसा क्वेश्चन मिले मैं फट से चिपकाऊं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में 2 नंबर 1 नंबर जहां मैं लूज कर रहा हूं वो मैं यहां गेन करूं। ज्योग्राफी के इस बार कई क्वेश्चनों में से 10 में से 9 नंबर दे रखे, आपको बताएगा 10 में से 9 नंबर, ठीक है, वो ऐसे ही दे रखे हैं। तो 10 में से 10 वाला तो मेरे को मिला नहीं, कोई मिला है क्या? अभिषेक शर्मा करके कौन टॉपर है? हाँ, अभिषेक शर्मा कौन सी रैंक है? अभिषेक शर्मा तो टॉपर्स में तो है नहीं कोई, है अभी वाले में कौन? अभिषेक मतलब हमारे साथ में कोई नहीं है। हाँ अच्छा, ना ना ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हाँ 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 हाँ, यही तो मैं तो और क्या बता रहा था इतनी देर से। दे दो ले लो ले लो, मेरे को भी थोड़ा साफ सुनाई दे जाए। सर आपने 2018 में शुरू किया और 2018 में आपने तो हाँ हाँ, आपकी वो कैसे क्या रही? वो माइक को रख के बोलो एक बार। हाँ क्या सर आपकी कैसे रही वो स्ट्रेटेजी भाई? आपने किस हिसाब से क्या कितने घंटे आपने दिए? वो स्ट्रेटेजी के जो मोटे मोटे पॉइंट मैं शुरू से जो बता रहा हूँ वही है। नहीं सर बता रहे हैं वो सारे समझ में आ रहे हैं, हाँ लेकिन आप में फिर आपने हाँ, ये तो थोड़ी मेहनत तो मांगता है ना। अब मैं बताता हूँ ये चीजें कैसे बचती हैं, जैसे आप बोल रहे हो ना कि इतने कम टाइम में सर, है ना। तो पहली चीज जो मैंने बताई थी कि जो स्मार्टफोन में जो टाइम खराब करते हैं ना अपन, वो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा। दूसरी चीज कि उस टाइम जब टाइम कम होता है ना आदमी के पास, ठीक है, इंडियंस की एक फिलोसॉफी होती है कि इंडियन आदमी कब काम करता है, जब वो रॉकेट की फिलोसॉफी पे काम करता है, ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। भारतीय पुरुष या महिला रॉकेट की फिलोसॉफी पे काम करते हैं, वो तभी काम करते हैं जब बत्ती लगती है, ठीक है। टाइम कम था तो बड़ा एक प्रेशर होता है कि नहीं यार प्रूव करना है, पहली बार में प्रूव करना, क्योंकि कॉलेज के बाद 2 साल आप खराब कर चुके थे एकदम, और जब एग्जाम आगे से खिसक जाता तो आदमी को ऐसे प्रेशर आता है 3 साल हो गए 4 साल हो गए पास आउट हो गए क्या कर रहे हैं लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो एक प्रेशर जो बोलते हैं ना कम टाइम में। तीसरी चीज जो कम आ रहा है मुझे पता है, मुझे लोगों से कम आ रहा है, लोग मेरे से बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, मैं चीजों को कैलकुलेट करूंगा कि किस पेपर में मुझे कैसे स्मार्टली इससे ज्यादा नंबर लाने हैं या इसके बराबर लाने हैं, ये तो 2 साल पहले से तैयारी कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ूंगा, जैसे एंशिएंट मिडाइवल छोड़ दी, ठीक है। ऐसे आपको कुछ स्टेप लेने होते हैं। तीसरी चीज जो कि मतलब स्मार्टली आप कैसे, कि कितने चीजों को आप छोड़ रहे हो, कितने चीजें आप पढ़ रहे हो, छोड़ी और कुछ नहीं, बस एक ही चीज छोड़ी थी, ऐसे नहीं कि तुम सभी छोड़ने लग जाओ, ठीक है ना। तो एंशिएंट मिडाइवल जो मुझे नहीं आती थी तो मैंने पर्सनली छोड़ी थी। चौथी चीज जो आंसर राइटिंग, जब बोला ना कम टाइम में और पहले अटेम्प्ट में, तो आंसर राइटिंग आप जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे कम नॉलेज, वही अक्षय जैन वाली बात, मेरे को नॉलेज कम होगा पर मेरे पास जितना है ना उतना मैं वहां प्रेजेंट कर दूंगा। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं कि जब फाइनली इस बार जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, जब मेंस आता है ना पास में, और जब वो इतने सारे सब्जेक्ट एकदम ऐसे लगते हैं ऐसे चारों तरफ फैले हुए इतने सारे, और जो अपन नहीं का एक हर एक कॉपी के 15-15 फैक्ट याद करते हैं, वहां याद कितने आते हैं?
6 6 7 7 तो आ जाते हैं क्या? 4 से 5 कितने याद आते हैं? क्योंकि पेपर कंप्लीट भी करना होता है। एक दिन में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे पहला पेपर है तो उसके अंदर हिस्ट्री भी, इकोनॉमी भी है, 3 वो वाले भी हैं, फिर शाम को वो भी है 3, मतलब 6 7 सब्जेक्ट एक दिन में सारे एक साथ लिखना। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो मैंने इस बार मेंस के टाइम पे बताई भी थी और उनको बहुत हेल्प भी मिली थी, बहुत ज्यादा। वो क्या करते थे, एक सब्जेक्ट तो सर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने एक पेपर में तो क्या किया, जब मैं उसका मेंस का पेपर देने का टेस्ट सीरीज में, तो मैंने हिस्ट्री तो सब पूरी रट ली और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है ना। पर जैसे ही बात आती है चीजों को कंसोलिडेट करने की, 3 पेपर को एक साथ लिखने की, तो मैं सर याद नहीं आता, और सर उस पेपर में मेरे अच्छे नंबर नहीं आते। बाकी इकोनॉमी का सिंगल पेपर है सर, उसमें तो मेरे 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, मेंस में मैं लिखता हूं खूब अच्छे नंबर आ रहे हैं सर मेरे। पर जैसे 3 सब्जेक्ट एक साथ आए और अरे यार इसमें क्या था, उसमें क्या था, जो सच्चाई है, और इस चीज पे लक्षिता मैम से बात करना, लक्षिता मैम बताएंगे आपको अच्छे से, मैंने भी पूछा था, मैडम पढ़ा रहे थे, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये जो चीजें पूछनी होती है, तुम्हारी खुद की खुजली होनी चाहिए तुम्हें पूछने की, कि यार मतलब कि ना ये कैसे करते थे यार, मतलब इतना सारा कंटेंट अपन को याद नहीं रहता, तो यहाँ तो कोई टॉपर तुरंत खा तो कोई है नहीं, सारे एक से दिमाग के हैं, तो इन्होंने ये कैसे किया था। तो मैंने लक्षिता मैम से आगे जाके बकायदा मेंस के बेच में उनकी क्लास के अंदर यहाँ बोर्ड पे जाके पूछा था अकेले में पर्सनली। मैंने कहा था मैम जैसे जैसे मेंस पास हो तो मैडम कंटेंट तो बहुत सारा हो गया है, फैक्ट सारे वापस याद रहते ही नहीं है, ठीक है, कोई बहुत सारा हो गया। तो मैडम ने एकदम जेन्युइनली की थी कि वहाँ पे इतने सारे फैक्ट हो जाते हैं तो सबको सारे याद नहीं आते हैं, जनरल एकदम जनरल बात है, तो आप वहाँ पे कुछ जनरल चीजें लिखते ही लिखते हो, ठीक है ना, और 10 याद किए उनमें से 4 या 5 ही आएंगे, और वो सच है, वहाँ उतने ही याद आते हैं। पर जो 4 5 भी जिसको याद आ जाते हैं ना, जिसने बार बार रिवाइज किया है, वो टॉप कर जाता है, और अपन जैसे लोग बाहर बैठ के बाद में जज करते रहते हैं कि इसने तो यार 4 फैक्ट लिखे, 5 फैक्ट लिखे, ये टॉप कर गया। और जब वही बात अपने पे आती है ना, अपन वहां लिखने जाते हैं तो बोलते यार याद नहीं आता, यार बात तो सही है, ठीक है ना। तो याद इतना ही आएगा, मैं आपको बता देता हूं, अगर इतना ही सब अपन याद ही कर ले तो अपन ऑल राजस्थान टॉपर नहीं बन जाएंगे क्या, कि मन तो सब रट लिया एकदम बस ओके टिप टॉप, ठीक है ना। तो ये फैक्ट बात है, ये जो आंसर राइटिंग वाली है ना, ये यही तो मदद करती है कि यार कंटेंट वहां कम याद आ रहा है, पर मैं जितना आ रहा हूं उसको इतना, टीचर को माथापच्ची नहीं करनी, उसको जो सामने चाहिए वो सामने मिल गया, उसने नंबर दे दिए। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, देखो आप सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या, जोड़ा, ठीक है ना। हाँ अच्छा लिखना क्या, सब समझ गए, ठीक है ना। तो कम टाइम में, और एक चीज कि अगर कोई कहता है कि पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ जाता, अच्छी रैंक नहीं आती, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम टाइम में भी, पहले अटेम्प्ट में भी दूसरी स्ट्रीम से भी आप आके, और अगर आपने सोच रखा कि पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना है, ठीक है ना, कोई दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो हो जाओगे। उस टाइम एसआई का भी था हमारा सितंबर में, तो एसआई में मेरे जो जनरल वाला पेपर था उसके अंदर तो अच्छे थे, 130 या 35 नंबर थे कुछ, बट हिंदी वाले में जब हिंदी पढ़ी नहीं थी, इंग्लिश मीडियम से थे, और वो आ गया था, तो उस चीज को छोड़ दिया, तो यार एसआई छोड़, हिंदी मेंस के टाइम पे पढ़ेंगे ना तब। तो ये आपके माइंड में डिसाइडेड होना चाहिए कि मेरे को तैयारी किसकी करनी है। ऐसा ना हो कि बीच में कोई एग्जाम आया अपन ढुलमुल होके यार ये नहीं, यार ये कर लेता हूँ, ये तो अभी इसमें टाइम लग रहा है। फिक्स गोल है, बनना यही है, माइंड में यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये बन के पहले अटेम्प्ट में एक ही शॉट मारना है और पूरी एनर्जी से मारना है, ठीक है ना। ये कई आगे वाले हैं ठीक है ना, तो वो वाली चीज है। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, कंटेंट कैसे डेवलप करना है। हाँ। अच्छा, ये कोई कितना ही कहता हो कि मैं निबंध की इतनी प्रैक्टिस करता हूं या करती हूं, और मैं वहां बहुत अच्छा निबंध लिख के आऊंगी, वहां वो 4 पेज होते हैं ना, तो आदमी जब शुरू करता है तो शुरू में तो अपन क्या सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, ये वो, तो 1.5 2 पेज जैसे पूरे होते तो लगता है यार अब क्या लिखूं, और फिर अपन गोलमोल और उसी को घुमा फिरा के कि हाँ ऐसे था, ऐसे था। देखो यार मेरा ये मानना है कि ना, निबंध में सबसे अच्छा अगर लिखने का तरीका सीखना है तो वो तो है हिंदी वाले जो आर्टिकल्स आते हैं ना, ये ठीक है। और निबंध का भी अगर मोटा मोटा जो मैंने जो चीज डिसाइड की थी, ठीक है, वो यही था कि यार शुरू के 1 1.5 पेज, मतलब कि ना आधा पेज या फिर 3/4 के अंदर लगभग इंट्रोडक्शन ही दूंगा, जो भी टॉपिक है मोटा मोटा, जो 10 नंबर वाले को जैसे बाइफरकेट कर रखा था ना, वैसे ही कर रखा था मैंने, तो फिर बॉडी, फिर जैसे कुछ करंट के फैक्ट्स वगैरह, और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है ना, जो मैंने कर रखा था। और निबंध एक ऐसी चीज है जो मैं सच बोलूं ना, तो यार तुम 1000 निबंध लिख लोगे ना तो भी 1100 वो जो निबंध आएगा ना, उसमें अपन वापस उसी अपनी शैली में आ जाते हैं। और निबंध में एवरेज मार्किंग होती है मैडम, ज्यादा उसका ना बहुत ज्यादा लोड मत लो, एवरेज मार्किंग होती है 20 में से आप ठीक ठाक लिखोगे ना तो 11 12 नंबर मिल जाते हैं, और ठीक है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसे मेरे माइंड में थी कि यार मेरे को ना हिस्ट्री में कम नंबर आएंगे तो मेरे को ज्यादा कहां लेने हैं। आपको पता है ना कि आपकी निबंध की शैली वीक है, तो आपकी स्ट्रॉन्ग क्या है ना, उसको कभी मिस मत करना, उसको तो किया ना, उसमें तो मैं फुल एकदम ऐसे लाऊंगा या लाऊंगी जो भी है, ठीक है ना। तो निबंध का मोटा मोटा तो आप वैसे कर लेना जैसे मैंने किया था, उसमें ठीक ठाक एवरेज नंबर आ जाते हैं। हाँ, कोटेशन बनती नहीं है वहां पे, आती है तो बना देना, मुझसे तो नहीं बनती थी, मतलब ना हिंदी की बनती थी ना इंग्लिश की बनती थी। हिंदी में बनाने बैठो तो वो कोई होते ना कविता विता लिखने वाले, वो तो बना देते हैं, हम तो कविताओं से भी कोई वास्ता नहीं था तो
इसलिए कविता वगैरह हमसे बनती नहीं थी और कोटेशंस नहीं बनती थी। बट ये था कि इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर उसके कुछ करंट फैक्ट्स वगैरह, और फाइनली उसको कंक्लूजन। ये जो मैं एक अपनाता था कि 4 पेज मुझे कैसे भरने हैं, वो मैं ऐसे भर देता था। तो इससे एक फायदा होता है, इससे चीजें रिपीट होने से बच जाती हैं। इसका मैडम एक ही फायदा है कि इससे आपकी चीजें रिपीट होने से बच जाएंगी। ठीक है, जो अब कंटेंट होगा ही नहीं तब तो अपन वही करेंगे, गोलमोल गोलमोल। अरे यार कंटेंट वहां पे आपको टॉपिक पता थोड़ी है कि 20 टॉपिक है, इन्हीं का मैं कंटेंट डेवलप कर लूं। वही ना कि हम कैसे लिखे, मतलब लाइन्स दे के या फिर पूरा लिख के, मतलब पूरा पेज भरना है। मैंने तो आज तक निबंध की लिख के प्रैक्टिस नहीं की, मैं सच बता रहा हूं। मैं बस माइंड में ये था कि जो टॉपिक आएगा उससे आप, यार इतना कॉमन सेंस मुझे लगता है कि ना जो मेंस वाली तैयारी करते हैं ना, उन सबका इतना कॉमन सेंस होता है। और जो इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो कई कुछ तो कंटेंट कई बार जो निबंध का टॉपिक है ना, वो आपके पढ़े वाले टॉपिक में से आ जाता है। तो आप थोड़ा बहुत बीच में वही घुसा दो खूब सारा। निबंध का यार यही होता है, देखो निबंध का कोई अपन यूपीएससी के लिए ऐसे की अलग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो जो मैंने किया था, मैं आपको एकदम टू बी ऑनेस्ट एकदम वो बता रहा हूं कि निबंध में 4 पार्ट में ऐसे बांट लेते हैं। अगर टॉपिक आ रहा होता है तब तो अपना रिपीटेशन नहीं होता है। अगर कोई नया टॉपिक होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बांट के करना पड़ेगा, क्योंकि निबंध में 1000 टॉपिक है, कितने टॉपिक तैयार कर लोगे आप? हाँ वही, तो कभी तैयार नहीं होती ये चीजें। थैंक यू सर। हाँ ना। और कोई सवाल? आपका डेली रूटीन क्या था? अरे मजा आना बंद हो गया क्या? सब बातें करने लगे? बंद हो गया तो क्लास करते खत्म। अरे भागीरथ क्या 11 बजे तक है? नहीं फिर अगली क्लास है क्या यहाँ पे? किसकी है? अच्छा एंशिएंट की कौन पढ़ा रहा है? नरेंद्र सर। अच्छा नरेंद्र सर बहुत ही, मतलब जो एज अ पर्सन काफी बहुत अच्छे इंसान है वो। पर्सनली आप उनसे मिलोगे ना तो मतलब काफी कोऑपरेटिव, और मतलब एज अ पर्सन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे हैं। तो डेली रूटीन ये होता था कि जैसे सुबह उठना होता था, तो कॉपी तो तुम लोगों से होगा नहीं। मैं उठा था 5 बजे। 5:15 बजे क्यों? 6 बजे से क्लास होती है, तो 6 बजे आगे बढ़ जाते हो। ये आगे वालों के लिए ये और मारा मारी है कि सीट रोकने के लिए आगे आओ, और हम जैसों के लिए ये आराम था कि ना अपने तक पीछे की सीट थी, तो लड़कों को पता होता था कि ये पीछे वाली 3 सीटें इन तीनों के लिए हैं। और ये आगे एक वाक्य बताता हूँ यार, एक मेरा जब मैं आया था तो ये इधर थोड़े वो वेस्ट राजस्थान वाले ज्यादा होंगे है ना। तो मैं आया तो हमारी इस दिन कोई दोपहर में क्लास थी। अब गर्मियां वो चिलचिलाती धूप, बाइक पे आते हो तो सब तो थोड़ा ऐसे गर्म रहता है। तो आया मैं, तो हमारी तो वही पीछे की सीट, जस्ट टॉयलेट के आगे 3 लाइनें। तो वहां बैठा, तो वहां पे एक भाई ने बैग रख रखा, खुद बैठा उसके पास बैग रख रखा। तो मैं आके मैं बोला कि यार ये बैग हटा ले भाई, गर्मी में आया था पसीने में। तो वो भाई बोलता है, मतलब ऐसे बुरा मत मानना है, देखो कोई वेस्ट वाले, ठीक है, मतलब जनरली बता रहा हूँ मैंने, कहीं बुरा मान जाओगे क्या? मान जाओगे तो भी क्या है यार। तो आप उस तरह से बोलते हैं कि मतलब आवरो मतलब कोई आ रहा है आवरो, हाँ जो भी है। तो मुझे समझ में आया नहीं, तो मेरे को बोला कि आवरो। तो मेरे को पहले तो समझ में आया नहीं, तो मैंने बोला अरे भाई क्या? तो वो फिर से अरे मतलब एकदम सीरियस हो गए, ठीक है ना, आवरो। तो मैंने उसका थैला उठाया और मैंने बोला इसको साइड में कर लिया, समझ गया ना, बकवास कर रहा है यहाँ पे। एक तो इतनी गर्मी में आया, ऊपर से आवरो, एक ट्रेन है क्या कि तूने सीट रोक ली? फिर उसने उठा लिया। तो बाद में धीरे धीरे पीछे वालों को समझ में आ जाता है कि ये पीछे वाली 3 सीटें इनके लिए रिजर्व्ड है। तो हमारी सीट पे कोई नहीं बैठता था, और लड़कियां तो वैसे नहीं बैठती, आपको पता है, पीछे लड़के बैठते हैं और कुछ हमारे जैसे ही। तो जा ठीक है ना, तो समझ गए ये वाली चीज है ना। बाकी ठीक है ना, आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। नहीं लेक्चर कैंसिल नहीं है ना, आगे क्या नरेंद्र सर? आए नहीं अभी, 11:20 तक आएंगे, ठीक है ना, पर मैंने भी और कहीं टाइम दे रखा है, ठीक है। तो फोन आने लगे हैं, मतलब एक ही टाइम नहीं होता है, दोस्त भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो जो देखो सब यहाँ पढ़ते ही, उसके अलावा क्या करना वो मैंने आपको एकदम जो भी है चीजें यार ईमानदारी से बता दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आते तो कोई रात को लेट पड़ता तो रात को लेट तक पढ़ लो, या जिसको सोना वो सो जाओ, ठीक है, ये रहेगा, है ना। ठीक है, गुड लक। और कभी मिलने का मौका मिला तो जरूर आएंगे, है ना। और कम से कम 5-10 तो ऐसे निकलना जो कभी बाद में आऊँ तो मुझे ऐसे सुनने को मिले कि हाँ सर आपने उस दिन ऐसा कहा था, तो हमने ये चीजें की और आज हम सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। ओके, थैंक यू।